हमारा सिर्फ 4 साल का भोला है। बोला, ये देखिए, आप ही देख रहे हैं हमारा ये भोला है, एकदम हमारा शेर जैसा भोला है बिल्कुल। देखो बोला, सबको जय राम जी करो। इनके उसमें भी देखिए घंटी लटकी हुई है। तो ये हमारी कपिला गौ माता है और ये हमारी गौशाला है जिसके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पे गौ माता, हमारे हर गौ माता के नाम है और सब अपनी मस्ती से विचरण करती है। ये आपको दिख रहा होगा हमारा पानी की टंकी, इसमें हम इन गौ माता हमारे यहाँ खुले में घूमती है और यहाँ पे जो ये टाका रहता है इसमें हम चूना पोत देते हैं और इसमें पानी भर देते हैं, तो इनको कैल्शियम की कमी नहीं होती और हम जो बायो एंजाइम्स बनाते हैं उसका भी हम उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये हमारे राधे भैया हैं। राधे भैया जयराम जी करो। जयराम जी। तो ये क्या कहते हैं, पानी में भिगो के भूसा बना रहे हैं और ये हमारे क्या कहते हैं दाल की चुन्नी, और जो हम लोग हमारे खेत में उगता है मक्का, हल्दी, ये सब चीजें मिला के इनका हम खाना बनाते हैं। तो आटा का चक्की भी हमारी खुद की है और जो हमारे खेत में उगता है तो उससे हम पूरा उपयोग करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा हमारे गौ माता, ये हमारी नंदिनी है, नहीं ये हमारी पारुल है। देखिए इसकी तीसरी आंख है और सब गौ माता हमारी इतनी अच्छी है, एकदम हम लोगों से एकदम प्यार करती है। देखिए आप, अभी सब गौ माता ये हमारी जो मक्के की कटाई हुई थी तो हमने इनके मक्के के छिलके ला दिए थे, तो ये भी ऐसे ऊपर रख देते हैं जिनको जैसा खाना हो। इसके बाद हम इनको 1 घंटे बाद हमारे जो बाजू वाले खेत है वहां पे लेके जाएंगे। और गौ माता में साक्षात ईश्वर का रूप होता है। ये देखिए, ये जो गौ माता का हब या डील दिख रही है आपको, ये ऊंची ऊंची, ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये देखिए, इसको सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं। जैसे धरती हमारी माता है तो सूर्य हमारे पिता है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। और ये सूर्य केतु नाड़ी सूर्य की ऊर्जा यहाँ पे ग्रहण करती है और अपने गोबर, गौमूत्र और दूध में देती है। इसलिए गौ माता का दूध हल्का सा पीला होता है और गोबर गौमूत्र इसलिए इतनी शक्ति हो जाती है क्योंकि साक्षात ये सूर्य की 7 ऊर्जा यहाँ से ग्रहण करके और फिर उसके बाद ये गोबर गौमूत्र में देती है, जिससे हमारी खेती होती है। और हम सिर्फ अपने खेती में गोबर गौमूत्र और फूल पत्ती फल के रस से उपयोग करते हैं और छाछ से। और देखिए जो हमारी गौ माता की पूंछ है, इसको अगर हम ऐसा करके प्रणाम कर ले तो ये पूंछ में कहते हैं हनुमान जी का वास होता है। आपको कितनी भी बला बत्तर या कोई भी ऐसी चीज लगी है, नजर लगी है, आपकी तुरंत निकल जाएगी। और ऐसे हाथ फेरने से ऊर्जा का ऊर्जा का संचार होता है, बीपी शुगर नॉर्मल हो जाता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। और जैसे हम गौ माता की गर्दन के नीचे ऐसे हाथ फेरेंगे तो ये बढ़िया अपनी मुंडी उठा लेती है। और कान में अगर आप कोई चीज बोल देंगे तो ये समझ लीजिए कि आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। इसके अलावा गुड़ गुड़ खिला देंगे अपने हाथों से तो आपके हाथों की रेखाएं, देखिए कर्म जरूरी है लेकिन हाथों की रेखा भी बदल जाएगी। एक आंख में चंद्र देवता और एक आंख में सूर्य देवता होते हैं। ये हमारी उसकी पूरी संज्ञा दी गई है। ये इनका गल होता है नीचे का, देखिए आप। इसके कारण ये हर मौसम में सहन शक्ति बहुत अच्छी होती है हमारी देसी गायों की। इनको सिर्फ हम खुले में विचरण करते हैं। ये हमारी माता है, इसलिए हर गौ माता का हम नाम रखते हैं क्योंकि इनके गोबर गौमूत्र दूध हमारे लिए तीसरे नंबर पे, पहले हमारा गोबर गौमूत्र, जिससे हमारी इतनी अच्छी खेती होती है। और जो हमारी गौ माता है सब खुली रहती है और सब एकदम देखिए प्रेम करती हैं। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी गौ माता हमारी हमारे साथ में है, देखिए। और सब एकदम इतना प्रेम करते हैं हमको कि हम आपको क्या बताएं। ये देखिए, सब हम लोगों के साथ है। ये देखिए, ये हमारी लक्ष्मी माता है। ये देखिए, हाथ फेरों देने मुंडी मस्ती से ऊंची कर ली। कुछ कुछ गौ माता एक दूसरे से लड़ाई करने लगती है, हमको ज्यादा प्यार करो, हमको ज्यादा प्यार करो। ये देखिए आप।
एकदम प्यारी है। ये पहली बार लगभग 3.5 साल की है, पहली बार गौ माता ने बच्चा दी है और बहुत मुझे प्यार करती है। और आपको शायद आवाज आ रही होगी घंटी बजने की, तो मैं बार बार कहता हूँ ये गौ आरती है, ये सरस्वती जी की, लक्ष्मी जी की, वैष्णो माता की पूजा हो रही है एक तरीके से। सुबह सुबह हमको आरती मिल जाती है, इनके साथ घूमने से हमारी आरती हो जाती है और एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है। ये देखिए, मतलब हम इनको गले लगा ले, प्यार कर ले, पूरी हमारी गौ माता हमसे प्रेम करती है, बहुत प्यार करती है सब गौ माता। अब हम आपको हमारे कैसे हमने यहाँ पे गौशाला बनाई है। तो देखिए, पहली तो मुख्य चीज यही है कि हम इनको खुले में विचरण करने देते हैं, बांध के रखते नहीं है। जिस गौ माता को बुलाते हैं वो खुद जो दूध देती, खुद आके दूध देती है। हर गौ माता के नाम है, हर गौ माता अपने नाम से हमारे पास आती है। अभी मैं आवाज लगा दूंगा तो पूरी गौ माता दौड़ते हुए मेरे पास आ जाएंगी। मतलब इतना प्रेम है एक दूसरे से। देखिए कितना अच्छा सूर्य उदय हो रहा है। एक बार हम बुलाते हैं, आजा गोमती, नर्मदा, स्वीटी, आओ आओ आओ। ये देखिए, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ से मैं कैमरे से दिखा पा रहा हूँ कि आओ, आजा बोला, आओ। वो देखिए सब गौ माता देखने लगी और दिख धीरे से आने रहा लगी। है। अभी थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, हम मोबाइल में दिखाने में थोड़ी सी दिक्कत जा रही है। और अब हम लोगों ने हमारा ये देखिए, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो गौ माता हमारे पास आना चालू हो गई है। ये देखिए, अगर आप लोगों को दिख पा रहा है, आ जाओ, आ जाओ गोपाल। ये देखिए, ये सब गौ माता मेरे पास आना चालू कर दी है। अब इसमें समझ में आ पा रहा है आपको? आ जाओ, आ जाओ, पारुल, लक्ष्मी, आओ बेटा, आ जाओ, गोदावरी, आओ। ये देखिए, सब गौ माता हमारे पास आना चालू हो गई है। हाँ 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 हाँ। ये देखिए, अब हमारा जो ये शेड बना हुआ है, इसमें हम लोगों ने चारों तरफ से खुला रखे हैं। ठंड का थोड़ा समय तो हम लोग हल्का सा पर्दा लगा देते हैं जिससे हवा छन छन के इनके पास आए। और ये जो आपको शेड दिख रहा है, इसमें हमने सीमेंट शीट लगाए हैं। सीमेंट शीट लगाने से ये फायदा होता है कि सीमेंट की जो तासीर होती है ठंडी होती है, क्योंकि वो राख से, और राख सबसे ठंडी होती है। जो हमारा लेंटर घर का तपता है वो लोहे के कारण तपता है और गिट्टी के कारण। तो सीमेंट बहुत ठंडी होती है, तो हमने सीमेंट शीट लगाए तो इनको 12 महीने ठंड गर्मी उसमें उसका प्रतिकूल उनको असर नहीं होता है, बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और हमारी गौ माता का जो गल होता है उससे मैनेज हो जाता है। अब हमारा जो है उसमें सुबह शाम भक्ति के गाने बजते रहते हैं, इसमें हमने गाने लगा के रखते हैं। और ये अब मैं आपको अपने गौशाला के दर्शन कराने वाला हूँ। अब ये यहाँ पे एक गौ माता आपको बंदी दिख रही होंगी, यहाँ पे ये गंगा है। इनकी थोड़ी तबीयत खराब है तो अभी इनकी सेवा चल रही है। इसके बाद आप देखिए हमारी पूरी जो है, इसमें हमने नीचे हल्के से चेकर्स लगाए जिससे फिसले नहीं, और ऐसे ढलान दिए जिससे यहाँ से गौमूत्र हमारा इकट्ठा होता है। और ये देखिए, इसमें कुछ हमारे बैनर्स लगे हुए हैं कि धरती हमारी माता और हम इसके पुत्र पुत्री, प्रकृति खेती इस बीच का सुंदर बंधन राम सेतु है, गौ आधारित खेती इसका आधार है। फिर हमारी 3 माता है, धरती माता, गौ माता जो साक्षात ईश्वर का रूप है, और हमारी तीसरी माता खुद की माता। इनका हमको आदर करना चाहिए। जीवन में कभी किसी चीज की आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि ये जो गौशाला है ये बिल्कुल मध्य हमारे शहर के अंदर है। तो इसको हम संस्कार की पाठशाला और संस्कृति निर्माण की पाठशाला भी कहते हैं। तो यहाँ बच्चे बड़े लोग घास खिलाने ऐसे करने मिलने आते हैं, तो बहुत अच्छा असर पड़ता है। फिर ये देखिए, शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम सड़गतम खल्लू शाश्वतम, ये जो हम लोगों के श्लोक लिखे हैं जो हमारे वेदों द्वारा। इसके बाद कैसे हम इसकी खाद बना सकते हैं, घनजीव अमृत एक सूखी खाद है जिसमें ये पूरे इसमें हमने प्रॉपर, और हर गौ माता जहाँ बनती है उसके सामने उनका नाम लिखा हुआ है।
गौ माता साक्षात ईश्वर का रूप है। गौ माता सकारात्मक ऊर्जा का पावर हाउस है। गौ माता के ऊपर हाथ फेरने से बीपी नॉर्मल हो जा, गुड़ खिलाने से मनोकामनाएं पूरी होती है। प्रकृति का रिश्ता शाश्वत है, अमर है, रिश्ता शाश्वत है। हम सब पंच तत्व के बने हैं। देसी किलो 10 किलो गौमूत्र और ये सब चीज से हो सकता है। तो आप ये जो देख रहे हैं, देखिए हम सब लोगों के गोत्र होते हैं। और गोत्र क्यों होते हैं आपने समझे? क्योंकि हम लोग गौ पुत्र हैं, गोत्र गौ माता से आए हैं। तो हम सब लोगों की रिश्ता ही गौ माता से है। और हमारे गोत्र होने के कारण आप समझ सकते हैं कि आप कैसे करते हैं। ये हमारी सबसे बुजुर्ग गाय आ गई है नर्मदा, बहुत प्यारी गौ माता है हमारी, और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये हमारी श्यामा बाई हैं, जो अभी हमने आपको राधे से मिलाए थे। तो ये बढ़िया अब इनका गोबर इकट्ठा कर रही है और एक जगह संग्रह कर रही हैं। और बच्चों के लिए हम लोगों ने अलग बनाई। ये देखिए, मेरे को जो सबसे ज्यादा प्रेम करती है कपिला गौ माता हमारी। ये देखिए, ये जो सफेद कलर की हमारी गौ माता है, गोमती कपिला गौ माता है। अब इनका सबका बढ़िया खाने का समय हो रहा है। तो अब सब हमारी गौ माता खाना खा रही है। अब सब एक एक करके आएंगी, क्योंकि पहले हम लोग बांध के नहीं रखते। तो पहले दूध वाली गौ माता को खिला के उनका दूध निकालेंगे, दूध निकालेंगे उसके बाद फिर हम लोग। और देखिए सूर्योदय कितना अच्छा लग रहा है, देखिए आप कितना अच्छा कि सूर्योदय हो रहा है। ये आपको एक लाल कलर की मशीन दिख रही होगी, जो हमारी गौ माता को कभी तबीयत खराब हो जाए तो उनको उठा के खड़ा कर देती है। और एक बार गौ माता हमारी खड़ी हो जाती है तो उनको अच्छा लगता है। ये अंदर इनका घर है। देखिए, ये छोटे छोटे जो बछड़े होते हैं हमारे यहाँ, उनको हम यहाँ अंदर ऐसे खुले में रखते हैं। बढ़िया छोटा एरिया इनका, इनको ठंड भी नहीं लगे इसलिए चारों तरफ पर्दे लगाते हैं। यहाँ पे हमारा गौमूत्र का संग्रह होता है। यहाँ पे हमारा ये पंचगव बना हुआ है। पंचगव जो गोबर, गौमूत्र, घी, केले, दही, जैसा हमारा पंचामृत बनता है मंदिर का, वैसा देखिए ये हमारा बना हुआ है। इसके अलावा ये हमने देखिए बेल का बायो एंजाइम्स बनाए, जो हम पानी में, इनकी जो पानी की टंकी है इसमें रोज लगभग 100 ml डालते हैं। तो इनसे इनको कैल्शियम मिनरल्स भी हो जाता है। मात्र 30 रुपए का बनता है और लगभग 6 महीने चलता है। तो किसान भाई लोग अपने उसमें बना सकते हैं। ये हमारा भूसा का संग्रहण है, ये आपको जो दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इससे झाड़ू बनती है, सूखी चीजें जो आपको दिख रही है। तो ऐसा हमारा ये गौशाला है। ऊपर का आप देख रहे होंगे पूरा सीमेंट शीट है और इसमें हमने चूना पोत दिए। तो ये हमारी गौशाला है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे। अब मैं आप लोगों को वो सिस्टम बताने वाला हूँ जिसमें हर किसान उन्नत हो सकता है। जीवो जीवस जीवनम, मतलब जीव द्वारा ही जीवन संभव है। ये हजारों साल पहले हमारे वेदों में लिखा हुआ है, वर्णन है इसका कि जीव द्वारा ही जीवन संभव है। अब ये हमारी देखिए गोबर खाद है, ये आपको यहाँ दिख रही होगी गोबर खाद। और ये जितनी गोबर खाद दिख रही है, इससे हमारी लगभग 10 एकड़ खेती हो सकती है। हम इनको 21 से 28 दिन में हम ये खाद बनाते हैं। और इस खाद को बनाने के बाद हम लोग 50-50 किलो वाली बोरियों में इसको भर के रख लेते हैं। 40 किलो बोरी, 50 किलो, और प्रति एकड़ 500 किलो डालते हैं। और ये आपको देखिए टंकी दिख रही होगी, इसमें गौ कृपा अमृतम और गोबर गौमूत्र, पानी, कोई भी बड़े पेड़ की एक मुट्ठी मिट्टी और गुड़, ऐसे डाल के हमने 2 घोल बनाए। और ये 200-200 लीटर की 2 टंकी है। ये 200-200 लीटर की टंकी को हम 2 बार हर हफ्ते, मतलब 14 दिन हमारी चलती है। और ये जो गोबर खाद दिख रही है, ये देखिए, और इस गोबर खाद में आपको नारियल दिख रहे होंगे। देखिए, ये जीवाणु द्वारा, जो कहते हैं ना जीवो जीवस जीवनम, जीवाणु द्वारा इसको खा के देखिए कैसे
नारियल जैसा जो बड़ा नारियल आता है, आप देखते होंगे ना नारियल पानी जो हम पीते बड़ा वाला, वो नारियल पानी पी के पूरे गलने लगे, देखिए। और ये जो आपको खाद दिख रही है, इसमें मतलब इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे हम इसको बीज से तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद इसको हम सूंघेंगे, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि जैसे कहते हैं कि पहली बरसात की जो सौंधी खुशबू होती है, जो इतनी अच्छी, जो कहते हैं एक्टिनोमाइसिटीज नाम का जीवाणु होता है, एक्टिनोमाइसिटीज नाम का जो जीवाणु होता है, उससे खुशबू आती है। अब ये जो गोबर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जीवो जीवत जीवनम, जैसे हम हमारे शरीर में माइक्रोस्कोप से देखेंगे, हमारे पूरे शरीर में 96%, 96% सूक्ष्म जीव है, सबसे ज्यादा, जो खाना पचाने का काम, रक्त प्रवाह, मतलब हमारा पूरा जो शरीर चल रहा है वो जीवो जीवन छोटे छोटे जीवों से चल रहा है। अब ये जो है, कहते हैं हमारे 1 ग्राम गोबर में 30 करोड़ जीवाणु होते हैं, 30 करोड़ जीवाणु 1 ग्राम इतने से गोबर में। तो आप सोचिए कि जीवो जीवस जीवनम, जैसे हमारे शरीर में देखेंगे तो अरबों खरबों सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। तो जब ये जीवाणु, कहते हैं हम बार बार, मैं आपको जो एक श्लोक बोलता हूँ, शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम सड़गतम खल्लू शाश्वतम, तत्व सर्वम धारकम सत्व पालन कारकम वारी वायु व्योम वाई जगतम शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम, कि प्रकृति और मानव का रिश्ता शाश्वत है, एक दूसरे का पर्यायवाची, एक दूसरे का आईना है, एक दूसरे पे हम डिपेंड है। तो हम सब पंच तत्व के बने, भूमि गगन वायु अग्नि नीर। और वेदों में, ऋग वेद में जो हमारे सबसे पुराना वेद है, जिसमें श्रुति है, जिसमें पंच तत्व का सबसे अच्छा महत्व, हजारों साल कहते हैं, सबसे पुरानी हमारी शास्त्र है, उसमें इसका बहुत अच्छे से वर्णन है। तो हम सब पंच तत्व के बने, हमारी धरती माता पंच तत्व की बनी, हमारे पेड़ पौधे पंच तत्व के बने। जो हम हमारे शरीर में उपयोग कर सकते हैं वो हमें पेड़ पौधों में उपयोग करना चाहिए, और वही हमें धरती माता में। तो अब सोचिए, जब हम ये घोल गुड़ बना के करते हैं, ये गुड़ बना के घोल बनाते हैं, और घोल हम इस पे स्प्रे कर देते हैं, मतलब 100 लीटर, 100 से 150 लीटर हम लगभग, ये जो हमारा लगभग आपको 10 टन दिख रहा है गोबर, इसमें डाल देते हैं। और फिर ये आपको शेड दिख रहा होगा, देखिए, इसमें हम धूप डायरेक्ट नहीं आने देते, क्योंकि जीवाणुओं में क्लोरोफिल नहीं होता, या धूप से वो मर जाते हैं, या छुपना पड़ता है, उनमें सहन शक्ति नहीं होती उसकी, इसलिए इसको छाव जरूरी है। गोबर है सोना, इसको धूप में फेंक के नहीं है खोना। गोबर जैसी हमारा आए उसको हम छाव में रख लीजिए, और जीवाणु द्वारा इसमें घोल डालिए हर हफ्ते, 7, 14, 21, 21 दिन के बाद आप 28वें दिन इसको बोरियों में भर के उपयोग कर सकते हैं, 1 साल तक उपयोग हो सकता है। अब गोबर क्या है और कैसे हम अलग नहीं है हमसे, देखिए, गोबर में क्रूड फाइबर पाया जाता है। क्रूड फाइबर मतलब, अगर हम रोटी के साथ फल या सब्जियां नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर के पेट के अंदर रेशे नहीं जाएंगे, और रेशे नहीं जाएंगे तो हमारी पाचन क्रिया नहीं होगी। तो फाइबर हमारे शरीर को बहुत ज्यादा जरूरी है पाचन क्रिया के लिए। मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी तरीके से इस गोबर में क्रूड फाइबर पाया जाता है, जो हमारी धरती माता का पाचन बहुत अच्छा रखता है। इसमें क्रूड प्रोटीन पाया जाता है। क्रूड प्रोटीन बोले तो जिससे मसल्स मजबूत होती है, इसलिए हमारी शरीर, हमारी धरती माता की भी मसल्स मजबूत होगी। और जो करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु है, हमारी धरती का या हमारी फसलों का मुख्य भोजन नाइट्रोजन है। हमारे वातावरण में 78.6% नाइट्रोजन है, जो ये सूक्ष्म जीवाणु जब जमीन में फैलेंगे तो वातावरण से खींचेंगे, और हमारी धरती के आसपास भी सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जितने भी सूक्ष्म पोषण तत्व हैं वो खींच के जड़ों को प्रदान किए जाते हैं। मतलब ये प्रकृति की इतनी शुद्ध अद्भुत रचना है, किस तरीके से ये सिस्टम चलता है। तो जड़ जितनी मजबूत होगी, या हमारे पैर जितने मजबूत होंगे, या हमारा लोगों का बेस जितना मजबूत होगा, उतने आगे जाएगा। अब इसमें सेलुलोज और हेमी सेलुलोज है। आसान शब्दों में आप इसको समझ सकते हैं कि इसमें ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स है। जैसे कहते हैं ना, हमारी अगर चर्बी और हम कुछ खाए भी नहीं तो चर्बी से मेंटेन हो जाता है, और ग्लूकोज जैसे हम चक्कर आके गिर जाए, हमको तुरंत ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज, तो इसमें ये पाया जाता है हमारे गोबर में। फिर इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे आपका ट्राइकोडर्मा, माइक्रोराजा, राइजोबियम, एक्टिनोमाइसिटीज, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोसिलिकस, ये हर तरीके के राइजोपस, मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव, मतलब हर तरीके से सूक्ष्म जीवाणु, एक्टिनोमाइसिटीज, ऐसे लगभग, अभी जो आधुनिक साइंस कहती है उसके हिसाब से 1000 से भी ऊपर ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं इसमें, जो हमारी धरती माता को पोषण तत्व वातावरण से और जमीन के आसपास से खींचते हैं। इसके अलावा इसमें
आधुनिक विज्ञान कहता है, हमारा मानना इससे ज्यादा होते हैं। इसमें 24 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं और हमारी धरती माता को आधुनिक विज्ञान कहते हैं कि 18 तरीके के पोषक तत्व चाहिए। इसमें मुख्य में नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लगभग मतलब हर प्रकार के पाए जाते हैं। और जब ये सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म पोषक तत्व मिलते हैं तो पादप वृद्धि कारण हार्मोन्स पैदा करते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स, ऑक्सिन, जिससे पूरे पौधे की संरचना होती है, वो ऑक्सिन इसमें पाया जाता है। उसके अलावा इसमें आपके जिब्रेलिक पाया जाता है, साइटोकिनिन पाया जाता है जो पूरा स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, इंडोल एसिडिक एसिड, मतलब जैसे हमारे शरीर के लिए भी जो हमारे हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं, इसमें मुख्य पूरे हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो ये एक सुपर फूड है। हमको अगर हम सिर्फ लिक्विड डाइट लेंगे तो हमारा शरीर या हमारे को हमारे खाना पाचन की सही नहीं रहेगी। इसलिए हमें साथ में रोटी, सब्जी, हर तरीके की चीजें लेना पड़ता है। तो ये समझ लीजिए कि जो गोबर है कि ऐसा तत्व जो हमारे जीवन को प्रकाशित करे, उसे श्री कहते हैं। और श्री की ईश्वरीय शक्ति जो हमारे गाय के गोबर में पाई जाती है, जिसमें लक्ष्मी जी का पास है, जिसको गंधारा कहते हैं। मतलब ये एक तरीके से कंप्लीट फूड है। अगर आपने फसल में 3 पानी में पहली बार बोने के समय, फिर दूसरी बार पानी, हर 3 बार पानी देते समय 500 किलो ये 3 बार डाल दी, मतलब प्रति एकड़ 1.5 टन, जो हमारी एक गौ माता 3 महीने में दे देती है। तो एक गाय से आप इतनी अच्छी आपको पैदावार मिलेगी। ये कंप्लीट फूड है। मतलब जिस तरीके से मैंने समझाया नहीं कि हमें सुबह फल फ्रूट खाना चाहिए, फिर रोटी, फिर अच्छी सब्जियां, दाल, ये तो ये गोबर एक तरीके से उसका कंप्लीट फूड, सुपर फूड, सबसे शक्तिशाली फूड आप कह सकते हो। अभी काम कैसे कर सकता है, अभी ये जो सूखने के बाद ये जो पूरा खाद बन गई हमारी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इससे। इसको जब हम बोरी में रखते हो, जब हम अपनी जमीन पे डालते हैं, तो जैसे ये 1 एकड़ में से 500 किलो को लग रहा है कि जहां गिरेगा वहां 50 बाय 50 की जगह में सूक्ष्म जीवाणु फैल जाएंगे। जैसे दूध है, दूध में हमने क्या किए, 1 चम्मच दही डाले, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो पूरा दही बन जाता है। उसी तरीके से ये 500 किलो गोबर हमारी एक जहां हम डालेंगे 50 बाय 50 जली में करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु फैला देगा और हमारी धरती माता की आत्मा को शांत कर देगा, मतलब पेट भर देगा एकदम, जो उसको सूक्ष्म जीव चाहिए। क्योंकि देखिए फिर से आप एक चीज समझिए, हमारा भी और उसका भी कि सबसे मेन है कोई भी एक पौधे का 95% उसको भोजन कहां से मिलता है, धूप से, सूर्य की ऊर्जा से, जो सप्त ऊर्जा आती है और जो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। उसके अलावा हवा, मतलब उसको चारों तरफ हवा आनी चाहिए। तीसरा पानी, हमारे पेड़ पौधों का 95 से 96% धूप प्रकृति से दे देता है, हवा, धूप और पानी से मिल जाता है। सिर्फ 4% उसको धरती से लेना है। और उसमें हमारा गोबर एक ऐसी चीज है कि आपने 4-5 साल लगातार डाल दी, इसका तब जमीन में कुछ भी नहीं डालेंगे। इसको इस तरीके से हम मान सकते हैं कि हमारे पूर्वज क्या कहते थे, देसी घी खाओ बुढ़ापे में गोडे चलेंगे, मतलब घुटने चलेंगे। जो 80 साल के बाद जो 80 से 100 साल तक जीता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, पुराना घी खाया हुआ है। मतलब देसी घी खाने से या अच्छा खान पान खाने से या मौसमी फल और अच्छी गाँव में अच्छी आबो हवा में रहने से क्या होता है कि उसका शरीर आगे के लिए मजबूत हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम ये गोबर डालेंगे तो हमारी धरती माता दिन पे दिन उपजाऊ क्षमता बढ़ती जाएगी, और फिर उसके बाद हम डालेंगे भी नहीं तो इसमें शक्ति आ जाएगी और ये हमेशा ताकतवर रहेगी। और उसी की जगह एक पहलवान है, पहलवानी कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, मान के चलिए मैं 10 साल से वर्जिश कर रहा हूँ, देसी घी खा के मैंने अच्छा शरीर बना लिया, अच्छा फिट हूँ। एक नया लड़का है, उसने स्टेरॉइड लिया, मतलब स्टेरॉइड मतलब एक तरीके का केमिकल, और 1 साल में मेरे से अच्छी बॉडी बना लिया, मतलब शरीर अच्छा दिखने लगा। लेकिन उसकी लीवर किडनी अंदर से क्या हो गई, सुकड़ गई। वो 40 साल तक 50 साल तक भी स्वस्थ जीवन नहीं जी पाएगा। लेकिन जो एक देसी घी खा के, अच्छा मौसमी फल खा के जिसने शरीर बनाया, वो 80 से 90 साल तक अच्छा जीवन जी सकता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से हम धरती में यूरिया, डीपी और जितना भी नाशक डाल रहे हैं, इससे हमारी धरती माता बीमार हुई, उसकी लीवर किडनी धीरे धीरे सुकड़ रहा है। हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता, जो ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं, जो हमारी जमीन की आत्मा है, जिससे उसकी उपजाऊ क्षमता नापी जाती है, 0.5 से नीचे लगभग 95% से ज्यादा की जगह आ चुकी है। मतलब हम बंजर की श्रेणी में आ चुके हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम सब अपने परिवार से प्रेम करते, लेकिन आज हम विष खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं, स्लो पॉइजन। इसलिए पहले की मैंने मतलब अपनी दादी नानी लोगों से सुना हूँ, मम्मी लोगों से सुना हूँ कि यार ये तो 80 साल में ही शांत हो गए। मैंने 80 साल में शांत हो गए, मतलब उनको 80 साल भी कम उम्र लगती थी कि 80 साल भी नहीं, अभी तो 90 प्लस ऐसा चलता था पुराने समय।
अभी 10 साल से हमारे दिमाग में भर दिया गया 60 साल एवरेज उम्र बची, और अब तो ये हो गया कि 20 साल, 50 साल, 30 साल, 15 साल किसी को भी हार्ट अटैक आ रहा है। किस तरीके से लोग जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम आज स्लो पॉइजन खा रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, जैसी पानी वैसी आपकी वाणी, और जैसी दृष्टि वैसी आपकी पूरी सृष्टि। आज हम इतना रसायन, करोड़ों जीवाणुओं का नाश करके हम इतना रसायन खा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? उससे हमारा मन शांत नहीं हो रहा। दो सगे भाई साथ में नहीं रहते, और यहाँ पे जिसने भी 40 प्लस या 50 प्लस का आदमी, आप उनसे पूछेंगे कि बचपन में तो हमारे घर में 50 लोग रहते थे, बड़े पिता, चाचा, काका, बाबा और पता नहीं कौन कौन। उसके अलावा 15-20 परिवार के साथ साथ हमारे घर में 15-20-25-50 गाय, पशु अलग अलग ऐसे रहते थे। मतलब हम महामानव थे। एक आदमी कमाता था, पूरा परिवार खाता था, ये कंडीशन रहती थी। इतना प्रेम था कि उस समय लड़ाई झगड़े, उस समय एक दूसरे से आर्गुमेंट से बहुत सारी चीजें नहीं होती होगी, सब होता होगा, लेकिन कहते थे बड़े बुजुर्ग, लड़ते रहो झगड़ते रहो पर बात करते रहो। तो ये बड़ी अच्छे संस्कार थे, बहुत अच्छा सिस्टम था ना। आज उम्र का पता चला, सुविधाएं तो बढ़ती जा रही है, घर बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन इंसान का दिल और चीजें सीमित होती जा रही है। और तो प्रकृति खेती, प्रकृति अपने आप में चमत्कार है। मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ, कोरोना काल का। कोरोना काल में हर जगह, हर गांव में, हर शहर में 2-4 फेमस पागल रहते हैं। तो आपने पागलों को देखे होंगे कि ज्यादातर मैंने देखा हमारे यहाँ कोरोना में 4 जो फेमस पागल थे, वो दोनों कोरोना काल, दोनों लॉकडाउन में दिन भर घूमते फिरते थे, उनको कुछ नहीं हुआ। पागलों के बाल हमेशा इतने घने मिलेंगे, इतने घने, बल्कि वो 1-1, 2-2, 3-3 महीने बाल नहीं धोते, उसमें जाले तक जम जाते हैं, लेकिन उनके बाल हमेशा घने मिलेंगे। आप कोई एक्सपर्ट डॉक्टर से पूछेंगे, उनका चेकअप कराएंगे, तो उनका लीवर किडनी हमेशा स्वस्थ रहता, बल्कि जमीन से भी गंदा उठा के खा लेते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? देखिए, पागल को एक तो कहते हैं ना, चिंता चिता के समान है, तो उनको टेंशन नहीं रहती है। वो मस्त अपना घूमते रहते हैं। जब उनको ठंड लगती है तो वो आग सेकते हैं, जब गर्मी लगती है तो पेड़ की छाव में चले, मतलब वो प्रकृति के इतने पास रहते हैं। तो प्रकृति उनको इतना शक्तिशाली बना देती है। इस चीज से भी आप समझ सकते हैं कि प्रकृति कितनी बड़ी ताकत है। हम जितना प्रकृति के पास रहेंगे, हम जितना, जैसे अभी हम खेत आते हैं तो हम नंगे पैर चलते हैं, हम सुबह सुबह आते हैं, गौ माता के दर्शन कर लेते हैं। मेरी बेटियां स्कूल जाती है तो मैं स्कूल के लिए लेट हो जाए तो मैं यहाँ खेत लाके पहले उसको 10 मिनट यहाँ गौ माता से मिलवाता हूँ, उनसे बात करती है, सब कुछ करती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए, अगर आपको खेती करना है, प्रकृति खेती करना है, मैं 55 एकड़ में कर रहा हूँ, और बहुत अच्छी खेती आप कर सकते हो, सिर्फ आपको गौ माता चाहिए। प्रकृति खेती का मतलब होता है कि आपको मार्केट से कुछ भी नहीं लाना, खुद का देसी बीज, खुद की खाद, उर्जत मिट्टी, उत्तम स्वास्थ्य, और फूल पत्ती फल जो हमारे यहाँ, आप पत्ती का, मैं आपको बायो एंजाइम्स का मेरे मालू जी की पाठशाला में है, 30 रुपए के खर्चे में अगर जो भी मौसमी पत्ती होगी, वो कीट नियंत्रक का काम करती है। कीटनाशक का नहीं, कीट नियंत्रक। मतलब हमारी प्रकृति खेती में हर चीज का स्थान है। 75% मांसाहारी कीट है और 25% शाकाहारी। अब 25% शाकाहारी कीट हमारी फसलों को खाते हैं, लेकिन 75% उनको खाने के लिए है। तो 75% जीतेंगे कि 25%? कोई भी बता देगा 75% वाले, लेकिन हमने कीटनाशक, यूरिया, डीपी सब डाल के उन मित्र जीवों को हमने, कीटों को हमने मार डाले, और अब इनके लिए हम और उल्टा जहर डाल रहे हैं। कई लोग स्प्रे करते हुए बेहोश हो जाते हैं, कई लोग इतना जहर डाल रहे हैं हम लोग। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि प्रकृति ने सबके लिए, अगर आप पत्ती का स्प्रे करेंगे तो हमारी पत्ती अच्छी हरी होगी, उसमें कीट नहीं आएंगे। आप फूल का बनाएंगे तो अच्छे फूल आएंगे, और जितने फूल आएंगे फिर हम फल वाला बनाएंगे, जामुन का, बेल का, जो भी मौसमी, आंवले का, जो भी मौसमी फल निकलता है, उसका हम बायो एंजाइम से बनाएंगे। 30 रुपए के खर्चे में 50 एकड़ का बनता है, तो हमारे फल बहुत अच्छे आएंगे। तो सिर्फ हमें गोबर, गौमूत्र और हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे लगे, फूल पत्ती और फल का रस, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रकृति खेती कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है। गौ आधारित खेती, प्रकृति खेती, ईश्वर द्वारा खेती, पंच तत्व द्वारा खेती, या हमारे पूर्वजों द्वारा, या हमारे जो ऋग्वेद में दर्शन है, वृक्ष आयुर्वेद में दर्शन, यजुर्वेद में, हर चीज में इतना सुंदर दिया है कि पहले के लोग, आज से 200 साल पहले तक, जो फाइल, मतलब मैं आपको फैक्ट फाइल के हिसाब से बता रहा हूँ, जो कोडिंग है, कि जब मुगल गए और अंग्रेज आ रहे थे तो हमारी जीडीपी 23 पॉइंट कुछ परसेंट थी। आज अमेरिका जो विश्व गुरु है, उसकी जीडीपी 21% है। मतलब मुगलों से आक्रमण के खिलाफ हम लड़ाई करते हुए भी हमारी जीडीपी, मतलब पूरे विश्व में हमारा डोमिनेशन था उस समय भी, उसके पहले तो और ज्यादा था। लेकिन जो कोडिंग लिखी गई, पुराने तथ्य लिखे गए हैं
कि लोग हमसे गेहूं, चावल, मिर्ची, मसाले, अन्न लेके सोना चांदी देके जाते थे। क्यों? क्योंकि हमारी उन्नत खेती थी। हर घर, हर व्यक्ति के पीछे कम से कम 2 गायें थी। इतनी अद्भुत चीजें थी। और मैं तो आपको अपनी फसलें दिखाऊंगा कि आपकी आत्मा तरफ हो जाएगी। मेरे वीडियोस में आप देखिएगा, गोबर, गौमूत्र, और मैं 5 साल हो गया, मैंने मार्केट से कुछ भी खरीद के नहीं लाया साहब। बीज भी अब उन्नत होने लगे हैं। बीज में भी देखिए कैसे चलता है। जैसे हमारे 7 जन्म होते हैं, हम लोगों सबकी शादियां होती है, तो 7 जन्म होते हैं कि 7 जन्म का रिश्ता है, 7 बंधन है। वैसे जब हमने देसी गेहूं, जैसे बंसी, ग्वाला, खपली, सोना मोती, इन गेहूं को लगाए, और इन गेहूं लगाने के बाद जो हमारे 1 एकड़ में, जहां लगभग 10,000 स्क्वायर फीट में बहुत अच्छा गेहूं है, उसको हमने चयनित प्रणाली से ऐसे काट के रख लिए और उसको अलग रख लिए। फिर अगले साल हमने उसको लगाए, फिर हमने तीसरे साल लगाए, फिर हमने चौथे साल लगाए। तो जब हम 7 साल तक इसको लगा लेते हैं, जो वो बीज होता है, ये आपका हाइब्रिड बीज फैल है उसके सामने। कैसे फैल है आप उसको समझिए कि जहां हमारा जब पौधा बड़ा होता है और सूखता है, तो वो अपने बच्चे देता है। मतलब जो गेहूं की हमको बालियां मिलती है, उसके बच्चे हैं। तो वो कहते हैं ना, जैसे जिसके मम्मी माता पिताजी लंबे चौड़े, वो लंबा होगा। जिसके मतलब हमारे पुराने उनसे नाना खानदान और दादा खानदान से मिलके जाता है, तो वो गुण उनमें रहते हैं। और सोचिए कि वो कितने पुराने बीज हैं, 2000 साल, 3000 साल पुराने बीज हैं, देसी वाले। तो हर उनने आंधी, तूफान, कीट प्रकोप हर तरीके से सहन किए होंगे, तो इसलिए ये 2 पानी में पैदा हो जाता है गेहूं। इसमें कीट नहीं लगते हैं, रोग प्रतिरोध क्षमता इनमें बहुत ताकतवर होती है। इसका फिर से मैं कह दूंगा, जैसे हम लोग सिवनी रहते हैं, ये यहाँ वनवासी भाई बहुत रहते हैं। तो हमारे पेज जंगल पार्क है, वहां दोपहर के 12 बजे मई के महीने में गर्मी भयंकर पड़ती है, लेकिन बच्चे रोड में खेलते रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता साहब। और हमारे कहते हैं बच्चों को एसी में मतलब से उतरने वाला बच्चा तुरंत बीमार हो जाएगा। दोपहर में मई में उल्टे उनको लू लपट कुछ नहीं लगती। क्यों? क्योंकि प्रकृति के पास रहते हैं, उनमें सहनशीलता, सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है। तो हमको ये समझना पड़ेगा, जितना हम प्रकृति के पास रहेंगे। और जैसे देसी बीज, अब आपका खुद का बीज हो गया, खुद की खाद हो गई। गौ माता, जो मेहनती आदमी है वो खेती कर सकता है। देखिए मेरा मानना है कि भारत में 95% किसान 5 एकड़ से नीचे हैं, मतलब छोटे किसान है। वो मेहनत कर सकते हैं, लेकिन वो 5 एकड़ का किसान कहीं लेबरिंग कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है। अगर वो अपने खेत में 2 महीने अच्छी मेहनत कर ले, कैसे? अगर उसके पास खुद का देसी बीज है, आज गेहूं का बीज 4 से 5 हजार रुपए कुंटल हो गया, और 1 एकड़ में आदमी 1 एकड़ बो रहा है। तो 5 एकड़ के किसान को 5 एकड़ गेहूं खरीदना ही पड़ेगा हर साल, क्योंकि हाइब्रिड गेहूं गेहूं आप दूसरी बार फिर उगाओगे तो उसकी पैदावार आधी हो जाएगी, कीट लगने लगेंगे, तो हर साल आपको नया बीज खरीदना पड़ेगा। 30 साल पहले कोई बीज नहीं होते थे, ये चयनित प्रणाली होती थी, घर के सामने ये ऐसे लटके रहते थे, मक्का, ज्वार, ये सब इसके बीज बनाते थे। गेहूं को बीज को वो मिट्टी की कोठी में डाल के राख दबा के रख देते थे। तो ये हमारे पूर्वज करते थे। तो जब हम 5 हजार का बीज 5 एकड़ के किसान ने लिया, तो उसको 25 हजार तो पहले बीज का खर्चा। और ट्रैक्टर आज की जमीन में हार्ड होती जा रही, तो 3 बार ट्रैक्टर कल्टीवेटर चलाएगा, रोटावेटर चलाएगा, बोनी करेगा, तो लगभग 5 हजार रुपए प्रति एकड़ वो खर्चा मान लो। तो अब 50 हजार का तो सिर्फ उसको लगना ही है, ट्रैक्टर का लगना है, और बीज का लगना है, फिर खाद का लगना है, यूरिया लगना है, डीएपी लगना है, खरपतवार नाशक लगना है, कीट नियंत्रक लगना है, ये लगना है। तो फिर उसको आप 5 हजार मान के चल लो प्रति एकड़। तो 75 हजार रुपए का खर्चा गिरी से गिरी कंडीशन में है। अब अगर आपके पास 2 जोड़ी बैल है, और बैल में भी अगर उस पास 10 HP की ताकत है, तो सिर्फ उसको 2 HP की ताकत लगती है, तो वो उससे स्वस्थ रहता है। क्योंकि बैल हमारे पोला, और हम जब त्योहार मनाते हैं, आज बैल हमारे समाप्ति की ओर जाते जा रहे हैं। इतनी कम संख्या हो गई बैलों की, हम नहीं बता सकते। अब एक जो छोटा किसान मेहनत कर सकता है, वो बैल चला रहा है, तो बैल से उसकी मेहनत लगी, उसको प्रति एकड़ 5 हजार का खर्चा बच गया। उसके गोबर गौमूत्र से उसकी खाद बन गई, खेत बढ़िया, उससे मतलब 3-4 एकड़ अच्छी खेती कर सकता है एक जोड़ी बैल से बस। उसके अलावा खरपतवार आया तो उसने डोरा चला दिया, धान में उल्टा करके दताड़ी चला दिया। क्योंकि बैल एक ऐसा है जो आंधी तूफान, आपका बरसात, सब में चल सकता है, जो आपकी बड़ी बड़ी मशीनें नहीं चल सकती। फिर बीज खुद का हो गया उसका देसी, क्योंकि प्रकृति खेती कर रहा है, तो वो देसी बीज का उपयोग करेगा, और ऐसी 7 जन्म वाला प्रणाली से करेगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि किसान कितना उन्नत हो सकता है, उसको क्या खर्चा आया, सिर्फ मेहनत लगी उसकी। और हमने तो ये अभी से देखे हैं कि किसान पहले पानी नहीं पीता, पहले अपने बैलों को पिलाता है, पहले खाना नहीं खाता, पहले बैलों को पिला, क्योंकि इतना प्रेम हो जाता है। कहते गाय हमारी माता है, तो बैल भी हमारे पिता समान है, क्योंकि वो भी
हमारी अन्नपूर्णा धरती माता में अपना खून पसीना मेहनत करके हमें अन्न दे रहे हैं। तो कितनी अद्भुत चीज है, छोटे किसान जो मेहनत ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर उनके पास एक जोड़ बैल हो, एक दो गाय हो, बड़े प्रेम, क्योंकि मेहनती होते हैं, उनमें मेहनत की कमी नहीं होती, लेकिन लागत की कमी होती है। हम अगर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, और उसके बाद सोचिए कितना अमृत जैसा अनाज पैदा करेंगे। अब बीज खुद का, खाद खुद की, खरपतवार नाशक कुछ भी नहीं डालना पड़ रहा है, बैलों से हो रहा है। उसके बाद आपका यूरिया डीपी, मतलब कोई खर्चा ही नहीं लग रहा उसको, सिर्फ मेहनत अच्छी लग रही है। और अब अभी हम धान हमारे यहाँ सब जगह कटी, तो लोगों ने रोडों में बिछा दी, गाड़ी उसके ऊपर से जा रही है तो धान निकल रही है। देखिए कितना अच्छा जुगाड़ है, कह सकते हैं। पहले बैल चलते थे इसमें धान के ऊपर और वो निकल जाता था। तो मतलब इतने काम और इतनी चीजों का उपयोग हो सकता है। और फिर एक प्रेम कि गाय हमारी माता है, बैल को हम पिता समान मान रहे हैं, तो हमारे सगे माता पिता की हम कितनी इज्जत करेंगे, वो छोटे बच्चे कितना अच्छे संस्कार लेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ गौ माता बैल संस्कार निर्माण की पाठशाला है, अद्भुत है, चमत्कारिक है। और मेरे को ऐसी ऊर्जा का प्रवाह लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखिए, तो ये हमारा इसको हमेशा हमको छाव में रखना चाहिए। ये जो शेड दिख रहा है आपको, और ये हमने ऐसा गोबर खाद बनाया जिससे हमारी 10 एकड़ शानदार खेती हो जाएगी। इसमें आप नारियल डाल सकते हैं, फूल डाल सकते हैं। आप कोई मंदिर का आपका जो कचरा निकलता है, नारियल या वो जो भी चीज, हम उसको यहाँ पे डाल देते हैं। और आपकी हरी पत्ती ये सब आप निकल रखते हैं, और करोड़ों जीवाणु उसको खा के इतनी अच्छी खाद बनती है साहब, इसकी इतनी अच्छी खाद बनती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और बोरी में भर के आप 1 साल तक रख सकते हैं। कितने साल तक? 1 साल तक। आजकल हर घर में यूरिया डीपी भरी रहती है। एक और जुगाड़ में बता रहा हूँ, अगर कोई बगीचा खेती करता है या कोई पेड़ लगाता है, तो देखिए मंदिर में नारियल की खोल मिलती है टूटी हुई, आप खोल ला लीजिए, फूल ला लीजिए, अग्निहोत्र की राख रख लीजिए और गोबर खाद। तो खोल में हम लोग क्या करते हैं, ये नारियल की खोल समझ लीजिए, इसमें हमने क्या किए, इसमें हमने गोबर खाद डाले, फूल डाले और राख डाले। अब नारियल जो होता है उसको श्रीफल कहा जाता है। ये बॉन्डिंग का काम करता है, जोड़ने का। कहते हैं ना कि एक लकड़ी को तोड़ो तो तुरंत टूट जाती है, लेकिन जब गठरा बना लो तो उसको बड़ा से बड़ा पहलवान भी 15 लकड़ी एक साथ इकट्ठी होकर वो तोड़ना चाहेगा तो नहीं टूट पाएगी। आप लोगों ने कहानी सुने होंगे। तो ये जोड़ने का काम करती है, बॉन्डिंग का काम। और नारियल एक ऐसा पृथ्वी में ऐसा फल है जो अभी तक प्रकृति के ऑर्गेनिक है, क्योंकि अगर आप इसमें यूरिया डीपी रसायन डालोगे तो नारियल का पेड़ मर जाएगा या उगेगा नहीं, उसमें फल नहीं आएंगे। तो प्राकृतिक तौर पे ही है, इसलिए इसको श्रीफल कहा जाता है, ईश्वर का फल कहा जाता है। तो नारियल के देखिए मंदिर में जो हमारा वेस्टेज होता है, नारियल के टुकड़े, फूल, फूल में कितने पोषक तत्व होते हैं, और अग्निहोत्र की थोड़ी सी हमने राख मिला दी और हमारी गोबर खाद, और उसको हमने जैसे गड्ढा खोदे 2 फीट का, 2 फीट का गड्ढा खोदने के बाद उस नारियल की खोल में जो हमने गोबर खाद, फूल, राख भरे उसको वहां दबा दिए, और उसके बाद मिट्टी पूर दी, और फिर हमने उसके बाद पेड़ लगाए। तो जैसे कहते हैं ना हमारा ड्रिप लगता है कि किसी को चक्कर आ गया तो बोतल लग जाती है, एक तरीके का ड्रिप है। वो नारियल उसकी शक्ति को 100 गुना बढ़ा के लगभग 1 साल तक उसको आप धरती में कुछ भी नहीं डालेंगे, जो आपका पौधा 1 साल में अगर 2 फीट बढ़ रहा है तो 6 फीट तक बढ़ जाएगा। इतना चमत्कार है हमारा। और सिर्फ मंदिरों को, हम मंदिरों में जाएंगे फ्री का नारियल मिल जाएगा, फ्री के फूल मिल जाएंगे, नारियल की खोल मतलब छिलके की बात कर रहा हूँ। तो इतने अद्भुत चीजें हैं। किसान अगर पूर्वजों से सीखे और ये चीजें करें तो अपने आप में चमत्कार है। और मैं एक श्लोक के साथ, हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी ने बोला है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म तुम्हारा कल होगा। मैं हमेशा कहता हूँ गौ माता पे हाथ फेरी, सब कुछ कीजिए, लेकिन ईश्वर भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है, इसलिए कर्म श्रेष्ठ है। हमारे उसमें हमारे आराध्य श्री कृष्ण ने इसलिए कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अब आप सब लोगों के लिए, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने में जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे में जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है, मिट्टी का बर्तन जब अग्नि में पकता है तो तब धुन में खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम सब ईश्वर की संतान हैं, हम सब ईश्वर की संतान है, क्यों सोचे राह सरल होगी, थोड़ा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अब आप लोग कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ये देखिए घंटियों की कितनी सुंदर आवाज आ रही है।
मेरी तो आत्मा ही मतलब कान आप लोगों तक आ पा रही नहीं आ पा रही, लेकिन मेरी तो आत्मा ही प्रसन्न हो जाती है। ये देखिए कितनी मस्ती से हमारी गौ माता, ये हमारी गोदावरी गौ माता है। इनका डील देखिए आप कितना ऊंचा है, ये देखिए कितना ऊंचा डील है इनका। ये देखिए ये जो डील दिख रहा है, ये देखिए कितनी सुंदर इनकी घंटी, ये खुद से बलती है तो कितनी सुंदर बजती है देखिए। जी ओम। रमेश मेहरा नर्मदापुरम से। जी सर मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि जो बीज है देसी बीज है, जी जी और उस देसी बीज को ला करके यदि हम अपने खेत में जिसमें पहले से रसायन डाल रहे हैं और उसमें कन्वर्जन में जा रहा है, परिवर्तन कर रहा है, तो इसके उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए जी सबसे पहली चीज है कि गौमूत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली डिटॉक्सिफाई मतलब शुद्ध करने वाला है। जैसे आपने गोबर गौमूत्र का उपयोग किए तो आपकी धरती माता स्वस्थ होना चालू हो जाएगी। जी दूसरा ये है कि जब आप पहली बार लाएंगे तो आप थोड़े स्तर में कीजिए। आप लाइए जी आधा एकड़ में या 1 एकड़ में या 10,000 स्क्वायर फीट में उसको लगाइए। अच्छा गोबर डालिए, गौमूत्र डालिए, ये गोबर खाद डालिए, और जो अच्छा गेहूं पैदा होगा उसको बार बार कह रहा हूँ चयनित प्रणाली मतलब उसको हाथ से कटवाइए और उसका बीज अलग से लगाइए। मतलब अगर जी आपने पहली बार 20 किलो बीज लाए तो दूसरी बार आपका 2 कुंटल तक बन जाएगा, तीसरी बार 20 कुंटल तक बन जाएगा। और फिर जब आप जहां लगा रहे हैं, जहां आपके पास जितनी गऊ माता है 1 एकड़ के हिसाब से, अगर आपके पास 5 गऊ माता है तो आप 5 एकड़ में खेती कर सकते हैं। फिर उस 5 एकड़ में जो आप गेहूं लगाएंगे जिसमें सबसे ज्यादा अच्छी पैदावार मिलेगी उसको अलग से आप कटवाइए हाथ से और उसको बीज बनाइए। तो चयनित प्रणाली से हमारा बीज बहुत अच्छा बनेगा, इसमें पानी कम लगेगा। मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूँ, पीएच, हमारी धरती माता का पीएच 6.5 टू 7.5 होना चाहिए, और हमारे शरीर का पीएच भी 6.5 से 7.5, 7.2 सबसे अच्छा माना जाता है। अगर हमारा शरीर का पीएच 3.5 से नीचे हो जाए तो हमको कैंसर हो जाएगा। अब पीएच हमारी धरती माता का, आसान शब्दों में पीएच का मतलब क्या होता है, पोषण ग्रहण करने की शक्ति। और वो सबसे ज्यादा खराब कब होती है, जब हम बोर से अथाह पानी निकालते हैं। हमारी धरती माता से हम जितना पानी निकालेंगे हमारी धरती माता का पीएच खराब होगा। अगर प्राकृतिक खेती की आप बात करेंगे, अगर आपको गेहूं की खेती में अगर रासायनिक खेती में 100 लीटर पानी लग रहा है तो इसमें मात्र 10 लीटर लगेगा, मात्र 10 लीटर। इतना अद्भुत, इतना चमत्कार है। और देसी बीज आप शुरुआत कीजिए। ये सोचिए, देखिए आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं ना, अगर आपकी कितने एकड़ जमीन है बताइए साहब थोड़ी सी। 4 एकड़ 29 डेसिमल। चलिए एक अंदाजा 5 मान लिया मैंने, अब आपके पास 5 एकड़ खेती है। क्या भाई साहब आप आधा एकड़ में अपने परिवार के लिए गेहूं चावल दाल नहीं लगा सकते? प्रेम करते नहीं करते आप परिवार से? लगा सकते हैं सर, लगा सकते हैं, बस कर रहे हैं। आधा एकड़ के लिए आप राजा बनिए, आधा एकड़ में गोबर गौमूत्र की इस तरीके से आप खेती चालू कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जिस तरीके से मैं 55 एकड़ में प्रकृति खेती कर रहा हूँ आप भी जी करेंगे। मेरी जो तुअर है, मैं अभी वीडियो जी आपको मालू जी की पाठशाला में जाएगा और मैं भी बना के देता हूँ। तुअर कितनी ऊंची होती होगी आप बताइए? हमारे यहाँ तो सर तुअर लगती नहीं है, क्योंकि नर्मदापुरम में जो तुअर और दलहन फसल तो लगभग लगभग समाप्ति की ओर है, क्योंकि जो नहर का पानी आ रहा है बहुत पर्याप्त मात्रा में, तो धान गेहूं और मूंग, बस यही यही ठीक है, चल मैं रहा है। आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ जो तुअर लगती है वो 12 फीट की लगती है। जी और एक फसल से हम मतलब तुअर की एक फसल हम प्रति एकड़ 3 लाख रुपए बेचते हैं, शुद्ध प्रॉफिट। अरे वाह, इतना ज्यादा धन्यवाद। मतलब हम उससे, और ये भी सात, उसका 8वां जन्म है, 8वीं बार हमने मतलब चयनित प्रणाली से उसको बनाए। और आपको जी यकीन नहीं होगा, हमने पिछली बार एक पेड़ से सूखा 3 किलो फल लिए, एक पेड़ से। अरे मतलब ये वाह। 5 साल वाली पद्धति है। वैसे जी गेहूं में हमने सोना मोती में हम काम कर रहे हैं, अभी 5वां साल है। पहले साल हमारा 8 कुंटल, दूसरे साल 10 कुंटल, 12 कुंटल, 13, मतलब हमने 14 कुंटल तक अभी तक ले चुके पैदावार। जी अद्भुत है, अद्भुत। जी सर, जी सर, जी ओम। ओम जी। जी 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 धन्यवाद। और आगे सूत्र संचालन आदरणीय दिनेश शेमवाल जी भाई साहब करेंगे। जी जी सबसे पहले आदरणीय पवन कुमार करिएगा। जी 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 आदरणीय दीदी जी, सादर धन्यवाद। और आज के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय मालू जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं जब मैंने पहली बार आपको सुना
तो लगा कि कोई विशिष्टता योगाहार के मंच के सदस्यों के साथ मिल गई है और योगाहार के सभी सदस्य भी ऐसा ही मानते हैं। और मैं तो मात्र आपके परिचय को समझना चाह रहा था और अभी मैं गाँव गया था तो मैंने वहाँ पे केदारखंड में एक बात पढ़ी और उसके बाद मैं आदरणीय पवन सर को बुलाना चाहूँगा कि सत्यम ब्रूहि मे यदानीं का वा त्वं परमार्थकं कथमव्याम यत् सर्वं परम कौतूहलं हि मे यूयं रूपमायाथ आगात्वं ममान्तिके त्वया त्वग्रमस्मि यया मे कथितं शुभम। यानी अब आप मुझे ये सच में बताओ कि वास्तव में आप कौन हैं। आपने जो ये सब कहा है विगत की क्लास से और आज की क्लास से हमारी मध्य में योगाहार में, उसमें सबसे बड़ा कौतूहल मुझे ये लगता है कि आप वास्तव में इसे गोवंश के तारक हो, जिसको सब तार रहे हैं। वास्तव में कितनी बड़ी लड़ाई आज हमारे बीच है, लेकिन इस गौवंश की कृपा से जो हमारे खेतों में विष फैल गया है, हमारे स्वास्थ्य में विष फैल गया है, आप जैसे युवाओं के कारण ही हमें इनसे मुक्ति मिलेगी। और आपका जो ये तरुण हृदय शरीर है, युवा हृदय, मैंने जो बीच की पंक्तियां हैं वो अपनी तरफ से मिलाई हैं, और जो आपका ये तरुण आपका दृश्यमान शरीर है, उसके पास इतनी बड़ी धारण क्षमता है जिसे आप पीएस कहते हैं। वो आप कई कई युवाओं का मार्गदर्शन इसमें कर सकते हैं। और वास्तव में आप मालू की पाठशाला के माध्यम से ये कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में आपने जो आज गांव के दर्शन कराए हैं, गौ माता के दर्शन कराए हैं, वो बहुत ही अद्वितीय है। और इस उम्र में, जिस उम्र में मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप आगे बढ़ रहे हैं और सिखा रहे हैं, तो तब मुझे ध्यान आता है कि आ गाओ अग्नमनतु भद्र क्रमसीदतु गोष्ठे रणयन्तेस्मि। ये ऋग्वेद कहता है कि गाय हमारे घर आकर हमारे यहाँ कल्याण करें और वे गौशाला में रहकर हमें आनंदित करें, और आप ये आनंद फैला रहे हैं। ये बहुत बहुत और बहुत ही सुंदर बात है। योगहार के इस मंच पर मैं दिनेश सेमवाल आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं देर से जुड़ा, नेटवर्क सही नहीं था, तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर को निमंत्रित करता हूं, वो अपना विचार रखें। जी धन्यवाद, नमस्कार। और अंकित जी, आपका पुनः स्वागत है इस मंच पर। आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया अभी पिछली बार भी, जब आपने आपसे अनुरोध किया था और हमने कहा था अपना खेत दिखाएं, तो आज आपने अपना खेत दिखाया, गौ माता के दर्शन कराए। बहुत ही अद्भुत दृश्य था जब आपने सारी गौ माता को एक एक करके बुलाया और हम उस साक्षी बने कि वो दौड़े दौड़े आपके पास आ रही थी, नाम सहित बुला करके। और बहुत प्रेम की ये जो एक आपने एक संबंध स्थापित किया गौ माता के साथ, एक प्रेम का संबंध। उसके लिए हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। हमें भी इच्छा हुई कि हम भी यहीं पर ही आ जाएं और यहाँ पर देखें, और जब भी मौका मिलेगा तो जरूर यहाँ पर आएंगे और आपके आपके खेत के अद्भुत दर्शन, गौ माता के दर्शन, और जो भी चीज यहाँ पर सीखने के लिए, हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हम सब लोग आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमारे बीच में हमारे एक साथी हैं जो कल भी थे, डॉक्टर विनय स्वरूप, उनका हैंड रेज्ड है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि उनको फिर आगे जाना भी होता है, तो मैं डॉक्टर विनय से अनुरोध करता हूँ अपनी बात कहें, कमेंट्स करें। धन्यवाद पवन जी। मैंने बहुत ही ध्यान से सुना अंकित जी को और बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये सिर्फ गौ पालन ही नहीं कर रहे, ये शिक्षक भी हैं। और जिस तरह से इन्होंने साइंटिफिकली सारी चीजें बताई हैं, हमें लगता है कि अंकित जी आपके जैसे जो शिक्षक स्कूलों में भी जाने चाहिए। आपको, आपके आसपास अगर कुछ स्कूल्स हैं, विद्यालय, आप जरूर जाइए वहां पे। बुलाएं चाहे ना बुलाएं वो आपको, शायद हम
हम कोशिश करेंगे कि आपको बुलाया जाए स्कूलों में और आप वहाँ जाके इस तरह के सेशंस लीजिए। कुछ प्रेजेंटेशंस आप अपने जो बता रहे थे सारी चीजें, मैं आपसे जुड़ूंगा। मैं पवन जी से आपका एड्रेस लेके कोशिश करूंगा कि आपके कुछ सेशंस आपके कम से कम आसपास के स्कूलों में कराए जाए, जिससे कि ये चीजें सिर्फ सीमित ना रहे, क्योंकि इसका विस्तार जरूरी है। जो बातें आपने कही है किस तरह से, और एक हम लोग जो, क्योंकि मैं व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और हम लोग एग्रीकल्चर के कोर्सेज भी चला रहे हैं, कृषि संबंधित जितने भी कोर्सेज हैं स्कूलों में भी चला रहे हैं। जैसे डेयरी वर्कर का है, डेयरी फार्मर का है, उसी तरह पोल्ट्री का है, ऐसे ही सोलेनेशियस क्रॉप कल्टीवेटर के लिए है, माइक्रो इरिगेशन टेक्नीशियन का कोर्स चला रहे हैं हम लोग स्कूलों में। लेकिन अच्छे शिक्षक जो है मिलने मुश्किल होते हैं, जो कि सिर्फ ये नहीं बताए कि कृषि क्या है या कृषि से हम कैसे अ, उ- उपजाऊ बना सकते हैं या उसकी पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, बट साइंटिफिकली भी जो है उनको समझाना जिस तरह से। तो एक कॉम्बिनेशन होता है कि जो एक प्रैक्टिशनर भी हो और एक अच्छा शिक्षक भी हो। और जिस तरह से आपने जो, हम लोग बात करते हैं तीन डोमेन्स की, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन। इन तीनों डोमेन को जो गांधी जी ने भी कहा था कि हेड, हार्ट और हैंड, इन तीनों का समावेश हमें करना है। तो ये जो डोमेन्स की जो बात होती है, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से तीनों चीजों को लिंक किया है कि ज्ञान के साथ हमें हाथ से भी काम करना है और दिल से जो प्रेम भाव दिखाया आपने, जो गौ माता आपकी आवाज देने से चली आ रही हैं, तो ये शो करता है कि आप कितना कनेक्ट कर लिया आपने गौ माता के साथ। ये कनेक्टिविटी टीचर और स्टूडेंट्स में भी आनी चाहिए, क्योंकि आज जो आपने बातें कही बड़ी अच्छी की, जो जैसे पहले परिवार, संगठित परिवार होता था, आज जो है बिखर गए हैं लोग अपने अपने दरों में, अपने घरों में, और टीवी और मोबाइल में सिमट गए हैं। वो उसको हमें ठीक करने के लिए हमें जो नई जनरेशन आ रही है उसको आपके जैसे शिक्षक ही बता सकते हैं कि हमें कैसे इसको ठीक करना है, क्योंकि रिवर्स करना किसी चीज को बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक ट्रेंड होता है, मार्केट ट्रेंड है। दूसरा जो मैं ये पतंजलि के माध्यम से ये जरूर कहूंगा कि आज हम कंज्यूमरिज्म या मार्केट ओरिएंटेड जो ड्रिवन इकोनॉमी है उसके पीछे भाग रहे हैं, इसीलिए सब लोग ट्रैक्टर और सारी मशीन्स और उस पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। इसको, क्योंकि इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, मार्केट फोर्सेस है। जो जैसे आप बात करें, पॉल्यूशन शहरों में बढ़ता ही जा रहा है, गाड़ियां बढ़ती जा रही है, पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है, तो एक तरफ ऑटोमोबाइल कंपनी या इंडस्ट्री है जिसको अपना सामान बेचना है, और दूसरी तरफ हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि पोल्यूशन कम करो। तो हमारे लिए ऐसे ही खेतों में भी ये समस्या है कि एक तरफ मार्केट फोर्सेस है जो अपना सामान बेचने का, हाइब्रिड सीड्स की जैसे आपने बात करी, वो बेचने को लगे हैं, और दूसरी तरफ हम इंडिजिनस सीड्स की बात कर रहे हैं। तो हमें जरूरी है कि हम इसमें बैलेंस कैसे करें कि उनकी भी बातें रहें, क्योंकि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को दोनों को साथ साथ एग्जिस्ट करना है, को एग्जिस्टेंस की बात है। तो किस तरह से हम इनको बैलेंस करें और कैसे हम दोनों का समावेश करते हुए कि मार्केट फोर्सेस के भी इंटरेस्ट बने रहे, उनको भी एजुकेट करने की जरूरत है, उनको भी समझाने की जरूरत है कि आप जैसे क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की जो हम बात करते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें सोलर पैनल लगाए हैं उन्होंने वाटर बॉडीज के, इंडोनेशिया में, और उससे क्लीन एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो इसी तरह हमें डेवलपमेंट के साथ साथ हमें इन सारी चीजों को लेके आना है। और मेरा ऐसा मानना है कि स्कूल जो है या कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटीज है हमारी, अगर वहाँ पे इस तरह के आपके जैसे प्रैक्टिशनर्स जो चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं जाएंगे और शेयर करेंगे,
तो वो बहुत ज्यादा स्प्रेड करेगा और हम ये चीजों को फिर से रिवर्स कर पाएंगे जो हम खोते जा रहे हैं जिससे। तो बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत ही अच्छा आपका जो है ये सेशन रहा। और मैं आशा करता हूँ कि हम लोग इसी तरह जो है बहुत से और कार्यक्रम में जुड़ेंगे और बहुत सी नई नई चीजें सीखने को आपसे मिली। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर विनय। और मैं बताना चाहूंगा कि कल डॉक्टर विनय हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज उपस्थित रहेंगे और अपने अनुभव, विशाल अनुभव का हमें लाभ देंगे। तो कल का इनका सत्र होगा। इन्होंने आज अपनी बात बता दी है। आपका कल के लिए भी स्वागत है। और अंकित जी, बहुत सुंदर आप काम कर रहे हैं। और आपको जो बात डॉक्टर विनय ने बताई कनेक्टिविटी की, स्कूल के माध्यम से, कॉलेजेस के माध्यम से, ये सब बातें जब तक के बच्चों के दिल में नहीं बैठेंगी तो वो आने वाले समय पर वो अच्छा नागरिक और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की जो हम बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। वो मोबाइल के चक्कर में ही फंसा रह जाएगा। वो हमें अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी धरती माता, अपनी गौ माता, अपनी 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 जो माता है, जो आपने 3 माता बताई हैं, इन सब संस्कार देने का जो काम है वो जरूर डॉक्टर विनय और आपके अद्भुत समन्वय से जरूर सफल होगा, ऐसी मेरी कामना है। मैं इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे के मंच संचालन के लिए हमारे साथी जो भी है उसको आप संचालित करें और सबका प्रश्न लें। धन्यवाद, नमस्कार। जी, जी आदरणीय, बहुत ही सुंदर ये संवाद रहा है। और वास्तव में जो कार्य हमारे आज के मुख्य अतिथि जी श्री मालू जी कर रहे हैं, उस कार्य की आवश्यकता है। और उस कार्य की आवश्यकता डॉक्टर विनय सर ने जैसे बताई है, श्री पवन सर ने जैसे बताई है, उसकी आवश्यकता हमारे प्रैक्टिकल क्षेत्र में भी है, विद्यालयों में भी है, और आज की यूट्यूब की दुनिया में भी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अगर मैं कोरिलेट करूं कि अगर वेद कहते थे कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन गैम्बलिंग, तो आज हो रहा है डोंट वेस्ट योर टाइम इन ऑनलाइन और यूट्यूबिंग। लेकिन आप यूट्यूब में वास्तव में सत्य बात और प्रैक्टिकली बात आप प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये भी यूट्यूब की दुनिया के जो आइकॉन्स है वो भी आपसे सीख सकते हैं। और जो हमारी खेती कर रहे हैं उनको भी आप जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा है कि जो हमारे नौनिहाल हैं ने उदित हो रहे युवा है, उनको भी आपकी जो शिक्षा है, आपकी जो प्रैक्टिकल जो आप कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, और इस तरह से आप एक समग्र एंटरप्रेन्योर आप एंटरप्रेन्योरशिप आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी आवश्यकता जान पड़ती है। और आपका जो कार्य है अधिकाधिक प्रसार हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय अतिथियों से निवेदन करता हूं कि आप अपना प्रश्न संवाद के तौर पे आदरणीय मुख्य अतिथि की तौर पे रखें, अपना हैंड रेज करें। और जब तक आपके हैंड रेज होते हैं तब तक मैं हमारी बहन आदरणीय कल्पना कोटले जी आपका स्वागत है। से प्रणाम। बिना अंकित भैया जी को भी मैं एक छोटी सी जो गौ माता के लिए जो आपने बताया उसको देखकर लगा कि हम जल्दी से जल्दी कैसे कब पहुँचे आपके घर पे। हम जो मैंने तेल में जो तेल की केन होती है उसमें मैंने जीवामृत बनाया, सीखा जो योगा प्रोग्राम से जो सीखा। उसमें आधा पानी डाला, उसमें 1/3 गौमूत्र डाला, उसमें बेसन डाला, उसमें गुड़ की जगह जो भैया जी ने जो बोला था कि जो गन्ने का जो लकड़ी है उसको ठेच के मैंने वो डाला, राइट मतलब क्लॉकवाइज एंगल में रोज घुमाया। और दही डाला मट्ठा उसमें, बस। तो बड़ के पेड़ के नीचे की पुराना बहुत पेड़ की मिट्टी डाली तो वो बन गया। उसमें मैं उसमें अनामृत
जैसे जीवामृत बना होगा तो आपने घनामृत बनाया, तो आपने बोला कि 21 दिन में वो तैयार हो जाता है, तो गोबर खाद तैयार हो जाता है, तो किस प्रकार से होता है पुनः मैं आपसे जानना चाह रही थी, क्योंकि आपने जो बताया मैं मेरे थोड़ा सा गया है, तो उसको अच्छे से बताइए कि आपको 21 दिन में वो गोबर खाद कैसा तैयार हो जाएगा, बस यही जानना जी चाहूँ। जी जी, देखिए जैसे आपने जो जीवामृत के बारे में बताया, तो मैं बार बार आपको वही कहता हूँ कि जो हम हमारे शरीर में उपयोग कर सकते हैं हमको वैसा बनाना है। तो जैसे मही जो है, मही हमको तुरंत ताजी डाल के फिर उसका स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि मही बहुत दिन की हो जाती है तो महकने लगती है। जिस तरीके से हमें बदबू पसंद नहीं है, वैसे हमारी धरती माता को और आसपास के वातावरण को भी अच्छी खुशबू या सकारात्मक खुशबू पसंद है। और बेसन आपने देखे होंगे कि हम सुबह की दाल शाम को नहीं खाते, तो इसमें बेसन ना डालिए आप सिर्फ गोबर, गौमूत्र, कोई भी बड़े पेड़ की एक मुट्ठी मिट्टी। अब बड़े पेड़ की एक मुट्ठी मिट्टी मतलब बड़ की है, उसकी क्यों डालना चाहिए? क्योंकि वहां ऑक्सीजन का प्रवाह पेड़ के नीचे जो, जैसे बरगद का हो गया, पीपल का हो गया, नीम का हो गया, उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह बहुत होता है। ऑक्सीजन प्रवाह होने के कारण उसमें नीचे सूक्ष्म जीव जो देसी, जैसे हमारे यहाँ बताया, हम वनवासी जो यहाँ के बिल्कुल प्रकृति के पास रहते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, तो वहाँ के वो देसी जीवाणु होते हैं, जिसमें माइक्रो राजा होता है, राइजोबियम होता है आपका। इस तरीके की ये चीजें क्या करते हैं, ये जो सूक्ष्म ट्राइकोडर्मा हो गया, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये धरती के नीचे से पानी लेके धरती को देते हैं, मतलब हमारी जड़ों को देते हैं, नाइट्रोजन खींचते हैं, मतलब ये बड़े ताकतवर होते हैं। तो ये एक मुट्ठी मिट्टी आप डालिए, इसमें बेसन मत डालिएगा, क्योंकि बेसन बाद में इतना गंदा महकता है कि हम वहां खड़े भी नहीं हो सकते, तो हमारी धरती माता को भी अच्छा नहीं लगेगा। मेन है गोबर, गौमूत्र, कोई भी बड़े एक पेड़ की मिट्टी, पानी और गुड़। गुड़ या कोई भी ऐसी मीठी चीज, क्योंकि मीठी चीज खाने से हम मजबूत होते हैं। अगर आपके पास ताजे फल रखे हैं मीठे वाले, या आसपास आपके पास कोई भी अच्छी मीठी चीज हो प्राकृतिक तौर पे, वो आप, गन्ना, वो सब आप बहुत अच्छे से डाल सकते हैं। अब ये क्या होता है कि जब हमने गुड़ खिला के इसको 4-5 दिन छाव में रख के हिलाए, तो 1 ग्राम गोबर में 30 करोड़ जीवाणु होते हैं। जब हम ये सब चीज मिला के, अरबों खरबों अगणित जीवाणु इसमें आ जाते हैं, मतलब जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। अब क्या है कि हमारा जो गोबर है, जैसे इसमें हमने घोल डाले, तो ये करोड़ों जीवाणु उसको खाना चालू कर देते हैं। जो बार बार मैं कहता हूँ, जीवो जीवस जीवनम, कि जीव द्वारा ही जीवन संभव है, जो हमारे ऋग्वेद में दिया है। तो अब जीव इसको खाने लगे। अब खाने के बाद हमें क्या करना है, जैसे आपके पास एक एवरेज मान के चलिए कि 200 लीटर की टंकी बनाए और आपके पास 100 किलो गोबर है, तो उसमें आप 20 लीटर ये घोल डाल दीजिए। अगर ज्यादा गोबर है, हाइट ज्यादा है, ऊंचा हो गया है गोबर, तो उसमें बांस से छेद कर दीजिए। छेद करने से वो घोल उसको पिला दीजिए। अब वो करोड़ों जीवाणु ऊपर का इसको घोल को खा के शानदार खाद बनाना चालू कर देंगे। केचुए वेचुए जैसा हमको बाहर से कुछ नहीं लाना है, सिर्फ ये घोल डाल देना है। फिर हमको अगले हफ्ते क्या करना है, इसको काटना है, मतलब पलटाना है। अब जो ऊपर का हमारी खाद बन गई वो नीचे चले जाएगी और ये ऊपर आ जाएगी, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जितनी भी गैसेस निकलती है वो भी हट जाएंगी। फिर दूसरी बार इसमें फिर हमको 100 किलो में फिर 20 लीटर हमको ये घोल डालना है। फिर 7-14 हो गए, फिर 21वें दिन फिर हमको यही प्रक्रिया करना है। 21 दिन के बाद इसको हमको 6 दिन के लिए छोड़ देना है, तो 28वें दिन ये इतनी अच्छी खाद बन जाएगी। इसमें हमको छाव रखना है, नीचे जगह ऊंची हो या लेवल हो, क्योंकि पानी गड्ढा ना भरे और पानी बह के नीचे ना सिसके। तो इसलिए हम इसमें चाहे मोटी मुरम डाल सकते हैं, या हम जमीन में इसको प्लेन रखें, ये जमीन से थोड़ा ऊंचा रखें कि पानी से इसका अस्क ना बहे, इसकी शक्ति ना बहे। और 28वें दिन आप इसको बोरी में भर के रख लीजिए, जैसे हम यूरिया डीएपी मार्केट से खरीद के लाते हैं, छोटे हाथी में भरते हैं, वैसे हम इसको अपने यहाँ भर के रख लें। और जब भी हम हमारे खेत जाए, इन बोरियों के माध्यम से ले जाए, और प्रति एकड़ 10 बोरी हमको डालना है 50 किलो की। अगर 40 किलो की है तो हमको लगभग 12 बोरी मान के चलिए। और कैसे डालना है हमको, कि भैया हमारा 1 एकड़ का खेत है, जैसे हम यूरिया डीएपी ब्रॉडकास्ट करते हैं वैसे इसको पकड़ना और ऐसे से डालते जाना है। और जैसे ही डालेंगे और ये पानी के संपर्क में आएंगे और जैसे ही जो होंगे, तो ये सूक्ष्म जीव जो ऐसे सो गए हैं, सूक्ष्म हो गए, वो बिल्कुल एक्टिव होके फैल जाएंगे। और इतना अच्छा पोषण तत्व, मतलब हमारी धरती का पेट भर जाएगा, एकदम आत्मा तृप्त हो जाएगी। और जब उसका ताकत अच्छी आ जाएगी और तुरंत एनर्जी आएगी, तो जिस तरीके से हम चलना फिरना अच्छे काम कर रहे हैं, वैसे ही वो भी काम करेगी। तो इस तरीके से आप इसको खाद को बना सकते हैं। इसको घनजीव अमृत, अमृत खाद, आप जो भी नाम दें। और ये ही खेत, इसी से हमारी धरती माता उपजाऊ हो सकती है। और सिर्फ 1 एकड़ के लिए 500 किलो गोबर, जो हमारी एक गौ माता, सिर्फ एक गौ माता हमारी 3 महीने में दे देती है, एक गौ माता। और इस खाद को आपने बना लिए, एक गौ माता जिसके पास है, उसने हर 6 महीने में अगर 2 फसल लेता है, 6 महीने में 2 एकड़ की खाद एक गौ माता से बना लेगा।
और इसमें जितने भी रसायन और जितने भी हमारी धरती में हमने पुराना धरती को बीमार करने के लिए जो चीज की है, ये इसको रिपेयर भी कर देगा। और पहली बार में ही आपको सम्मानजनक अच्छी पैदावार मिलेगी। अगर हमको रसायन जितनी पैदावार चाहिए तो बीज हमारा मजबूत होना चाहिए, और दूसरा हमको 500 किलो ये गोबर खाद डालना ही पड़ेगा। और उसके बाद जो हम घोल बनाते हैं उसको भी पानी के साथ स्प्रे करते जाएंगे, तो और हमको बहुत उत्तम परिणाम मिलेंगे। जी धन्यवाद भैया जी। और आपने जो तुअर के बारे में बताया, तो तुअर का सीजन लगाने का चलेगा है क्या, कि अभी भी लगा सकते हैं तुअर, तुअर? हमारी जो तुअर है वो मई में लगती है जिसके पास पानी है, और जिसके पास पानी नहीं है वो जून में लगाएगा। और इसकी मतलब उत्पादन क्षमता भी 95% है। इतना अच्छा बीज है। और इसमें रोकथाम में आप गौमूत्र का स्प्रे कर सकते हैं, और मिट्टी का CVI सॉइल टेक्नोलॉजी मिट्टी का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे इसमें कीट न लगे। मुरम वाली जगह में सर्वश्रेष्ठ होता है, काली जगह में भी अच्छा होता है, लेकिन मुरम में सर्वश्रेष्ठ पैदावार मिलती है क्योंकि पेड़ है, इसलिए बगीचा पद्धति में मुरम वाली जगह में बहुत अच्छा होता है। और मुरम वाली जगह में हम प्रति एकड़ 200 किलो चूना भी डालते हैं, जो पाउडर आता है ना, अनबुझा चूना, क्योंकि इसमें रस चूसक कीट की प्रॉब्लम आती है। और वो क्यों आती है? क्योंकि अगर चूने की कमी होगी तो रस चूसक कीट आएंगे, आयरन की कमी होगी तो इल्लियां आएंगी, अगर हमारी जमीन में आपके सूक्ष्म जीवों की कमी होगी तो वायरस आएगा, और सल्फर की कमी होगी तो फफूंद आएंगे। तो अगर हमारी धरती स्वस्थ है, हम स्वस्थ है, तो हमारी जमीन, हमारे शरीर में कोई रोग ही नहीं आएंगे। तो वैसे हमारा अगर बीज स्वस्थ है तो हम इस चीज को करें। और मुरम वाली जमीन में कैल्शियम इसलिए स्प्रे करने के लिए बोलता हूँ मैं, क्योंकि उसमें प्राकृतिक तौर पे कैल्शियम में चूना बहुत कम पाया जाता है। तो अगर हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो 5 साल तक आप बहुत सर्वश्रेष्ठ फसल ले सकते हैं। और इसमें 2G 3G और 4G 3 बार हमको कटिंग करनी पड़ती है, उससे इसका कैनोपी बहुत अच्छा आता है। और जितना ज्यादा वो कैनोपी बनाएगा उतना ज्यादा आपको पैदावार मिलेगी। योजनाबद्ध क्रमबद्ध तरीके से अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो हमें सर्वश्रेष्ठ, मतलब किसान बहुत उन्नत हो सकता है। जी जी धन्यवाद। जी। हाँ, ये सुंदर संवाद और सुंदर उत्तर मिला होगा आदरणीय दीदी को। और जैसे डॉक्टर विनय सर को कोरिलेट करूं मैं आज के मुख्य अतिथि जी से, उन्होंने कहा हार्ट हेड हार्ट एंड हैंड को आज के मुख्य अतिथि जी ने जीवो जीवस्य जीवनम का सरलीकरण किया, और वो इस पर आज वार्ता भी कर रहे हैं। और इसी क्रम में मैं आदरणीय रामाधार नादेसरिया जी से निवेदन करता हूं कि उनका हैंड रेस था, आप अपना प्रश्न रखें। सर जी नमस्कार, मैं रामाधान नंदेसरिया पाटन जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। सर मेरी एक गिर गाय है, तो उसका एक थन जाम होता है बार बार जी उसमें दूध नहीं निकलता है, बड़ी मुश्किल से दूध निकलता है, उसमें बार बार जाम होता है। उसमें 4 महीना पहले उसमें थनैला रोग हो गया था। बाकी अभी जो पहले तो दूध फटता था, अब तो सही दूध निकल रहा है, मतलब जाम हो रहा है उसको। जी जी उसका उपाय चाहिए सर। जी। देखिए, सबसे पहली चीज है कि थनैला होने के 3 कारण हैं। एक तो उसका खान पान, दूसरा जी अगर जहाँ वो बंधती है, अगर आप बांध के रखते, हम गौ माता को खुला रखते तो हमारे यहाँ थनैला रोग ना के बराबर है। दूसरा, देसी गाय होगी तो वो रोग प्रतिरोध क्षमता उसकी बहुत अच्छी होगी। तीसरा, गंदगी के कारण होता है। तो अगर ये जहाँ वो बैठती है या जहाँ होती है वहां जगह की साफ सफाई बहुत होना चाहिए। चौथी चीज है कि हम आयुर्वेद तरीके से क्या कर सकते हैं, तो जी दूध को बढ़ाने के लिए भी, दूध को आयुर्वेदिक गुण लाने के लिए भी, और आप जो भी गौ माता रखते हैं उसको जी सतावर खिलाइए। सतावर, सतावर एक ऐसा औषधीय गुण है जो, जैसे जी हमारे यहाँ गौ माता जब बच्चा देती है तो उस समय हम जो गुड़ का जो काढ़ा बनाते हैं उसमें हम सतावर डालते हैं। मतलब अगर आप मार्केट से सतावर लाएंगे और एक गौ माता को, आप जी एक गौ माता को 50 ग्राम सतावर, चाहे आप घोल में मिला के पिलाइए, चाहे उनको अपने सानी में बना के खिलाइए, या जिस तरीके से आप करते, 50 जी ग्राम से 100 ग्राम अगर हम सतावर गौ माता को खिलाते तो आपका दूध अद्भुत तरीके से बढ़ेगा। जी सतावर का, चाहे हमारे यहाँ की महिला लोग हो चाहे हमारी गौ माता हो, अंदर से जी पूरा क्लीन कर देता है। अंदर की जितनी गंदगी है जी क्लीन कर देता है। सतावर एक ऐसी चीज है और उनके अंदर से शक्तिशाली बनाता है। उनका दूध मोटा जी होता है, गौ माता का दूध की पैदावार बढ़ती है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है, और अंदर की जितनी, क्योंकि जब वो गौ माता बच्चा करती है तो उनके अंदर की गंदगी के लिए हम लोग इंजेक्शन या कैल्शियम या डॉक्टर क्या क्या देता है, बल्कि अगर आप सतावर और हल्दी मिला के दे दें
जी आप अपने गौ माता के खाने में आप जैसे एक गौ माता है तो उसके लिए 50 से 100 ग्राम सतावर और मात्र 10 से 20 ग्राम हल्दी उसमें मिलाना चालू कर दीजिए। बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। अगर आप हल्दी जी खुद उगाते तो आपकी फ्री की हो गई, नहीं तो आप अलग जी से हल्दी और सतावर मिला के देना चालू कर दीजिए। और थोड़ी सी जी। साफ सफाई जहां वो बैठती है बस। या अगर आप गौ माता को दिन भर खुला छोड़ें, सिर्फ रात के समय बांधे या नहीं दूध सर, हमारे यहाँ सिर्फ दूध साफ निकालते समय सफाई गौ तो माता बहुत को। करता हूँ, मैं खुद करता हूँ। जी हाँ। तो सर ये सतावर जो है कितने दिन के अंदर से देना है? सतावर आप रोज दे सकते हैं गौ माता को 50 ग्राम कम से कम। और सतावर अगर आप एक बार लाएंगे तो आपका ये समझ लीजिए कि 1 किलो 1 महीने तक चल जाएगा। तो डेली देना है 50 ग्राम? हाँ, अगर आप डेली देंगे तो आपका दूध भी बढ़ जाएगा, गौ माता एकदम बढ़िया हो जाएगी। और बिना जी दूध वाली को आप हफ्ते में एक बार दे सकते हो। और उनकी उसमें जो भी आप उनको खाने में देते हैं उसमें हल्दी भी जोड़िए आप साथ में। ये 2 चीज अगर आप जोड़ेंगे और थोड़ा साफ ह- सफाई आप रखेंगे, अद्भुत हल्दी चमत्कार। देखिए हल्दी हमारा ये जो नंदी है ये मात्र 1 साल का। इसकी आप डील देखिए, इसकी हाइट देखिए। ये जी इतना अच्छा नंदी बनेगा कि आप सोच नहीं सकते। खुला घूमती है हमारी यहाँ गौ माता। और अभी आपको बार बार घंटी की आवाजें आ रही होगी, इतनी ऊर्जा मिलती है इस घंटी से, ऐसा लग रहा है मैं आरती में बैठा हूँ। मतलब देखो इतना ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। आप लोगों को सुनाई दे रही है घंटियों की आवाज? जी सर, जी जी इतना अद्भुत है हमारे गौ माता की उसमें घंटी बांधी है। देखिए गौ माता खुश रहेंगी क्योंकि हम दूध के लिए खेती करते हैं। हम रात का दूध पूरा बछड़ों को पिला देते हैं, इसके कारण इतने मजबूत होते हैं। जैसे अगर आपने एक टाइम 2 थन दूध अगर गौ माता को हमेशा पिलाए बच्चों का, तो जो जी गौ माता आपकी 3.5-4 साल में प्रेग्नेंट होगी, वो 2.5 साल में प्रेग्नेंट हो जाएगी। जितना वो 4 साल में बड़ी होगी उतना 2.5 साल में हो जाएगी। तो आपका 1.5 साल ये बचेगा। जो आपका जी नंदी महाराज है वो बहुत स्पीड से बड़ा होगा। और सतावर और थोड़ा सा आप हल्दी का उपयोग करेंगे तो अद्भुत परिणाम मिलेंगे। गौ माता स्वस्थ हो जाएगी, दूध वर्धक हो जाएगी, उनको कोई बीमारी नहीं होगी। और खुले में विचरण अगर करेगी, जैसे आपका जो भी गौशाला है, थोड़ा सा एरिया उनके लिए छोड़ देगी, दिन भर घूमते रहे, तो उनको खुद ही गौ माता गंदी जगह खुद ही बैठना पसंद नहीं करती। लेकिन जहां अपन एक जगह प्रॉपर बांधे और वहां बार बार गोबर हो रहा है, उसी पे वो बैठ रही है, वहीं गौमूत्र हो रहा है, वहीं मक्खियां आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो हमेशा थनैला रोग आपको परेशान करेगा। सर, उसको मैं 10 ग्राम नमक डेली देता हूँ तो उससे कोई नुकसान तो नहीं है? उसको आयुर्वेद में ऋतु के हिसाब से देना चाहिए। उससे उनके खाने जी। में स्वाद बढ़ जाता है। और वो गड़ी वाला नमक दिया करिए आप। हाँ, डली वाला नमक रोज देता हूँ मैं उसमें। हाँ, उसके या फिर आटे आप में डाल। अगर आप उनको 3 महीने तक नमक दीजिए और 1 महीने वो जो काला नमक आता है ना पत्थर वाला बड़ा, जी जी जहाँ गौ माता रहती है वहां रख दीजिए, खुद आके उसको चाटती रहेंगी। सेंधा नमक है, जी काला नमक है, बड़ा डल्ला वाला नमक कहते हैं, वो एक लाके रख लीजिए। जैसे आपने आधा किलो का लाके रखे तो एक गौ माता 2 महीने तक उसको चाटती है। जी उससे उनकी पाचन क्रिया अच्छी होती है, उनको मिनरल्स विटामिन मिलते हैं, उनके मुंह में स्वाद, जैसे उन्हें खाई और स्वाद नहीं आया तो उन्हें उनको चाटती। रेगुलर मत दीजिएगा गाड़ी वाला नमक, 2 महीने 3 महीने दीजिए, फिर 1-2 महीने का गैप कीजिए, उस समय ये काला नमक रख दीजिए। वो खाएगी, उनके मुंह में स्वाद नहीं आएगा तो काला नमक चाट लेगी। कोई भी तो चीज को हमको उसको लगातार अभी नहीं देना, बीच में गैप अभी करना चाहिए। जी अभी 5 महीने का गाभन है, उसको तो अभी बंद कर दें? हाँ, उसकी जगह उसके बाजू में जो काला नमक आता है ना पत्थर वाला बड़ा, जी जो ऐसे बड़े बड़े पत्थर नहीं आते काले नमक के, जी जी वो नमक दीजिए आप। वो नमक मतलब उसके सामने रख दीजिए, उसकी जब इच्छा होगी स्वेच्छा से चाटेगी। बढ़िया। जी। जी। ठीक है सर, बहुत ही धन्यवाद। सुंदर। और और सुनिए, प्रेग्नेंट गाय को सतावर हफ्ते में एक बार दीजिएगा, रेगुलर मत दीजिएगा प्रेग्नेंट वाली गौ जी को, जी जी गावन वाली को। जी जी। और श्री कृष्ण कुमार महतो जी का हैंड रेज था। जी, आप अपना प्रश्न रखें महतो जी। मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, पतंजलि किसान सेवा समिति जिला प्रभारी। मेरे पास जो मैं ये जानना चाहता हूँ सर से कि जी रामधर जी, आप माइक बंद करें। सतावर का प्रयोग कैसे किया जाए, कैसे कच्चा खिलाया जाए, सूखा खिलाया जाए, पाउडर बना खिलाया जाए, कैसे खिलाया जाए? ऐसे तो हमारी गाय जो है तो कच्चा पसंद नहीं करती है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी ये जो सतावर पड़ा हुआ है, लेकिन रुचि नहीं है खाने में, कैसे ही खाए लोग। ये सतावर मेरे पास। हाँ जी, तो देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जैसे हम त्रिफला चूर्ण खाते हैं
तो अगर आप कोई बोलेंगे कि त्रिफला हमको सेगा दे दिया जाए तो हम खा पाएंगे कि हम नहीं खा पाएंगे, तो हम पाउडर के फॉर्म में खाते हैं। और जैसे त्रिफला चूर्ण खाते हैं तो काफ कफ बात और पित्त के लिए अनमोल है। हमको इसको 3 महीने खाना चाहिए और 1 से 1.5 महीने 2 महीने फिर हमको बीच में गैप देना चाहिए। रात को अगर हम इसको खाएंगे तो हमारे पाचन क्रिया और शरीर को एकदम अंदर से साफ कर देगी। सुबह शहद से खाएंगे तो शरीर को बलपूर्वक करेगी। तो समय का भी बहुत विशेष महत्व रहता है। इसको आप पीस लीजिए और पीसने के बाद जो इनकी सानी है या गुड़ के पानी में मिला के दे दीजिए आप, या सानी में मिला दीजिए। कितना मिलाना है? 50 ग्राम, तो उनको पता ही नहीं चलेगा। और इसमें लगभग 50 ग्राम हल्दी भी मिलाइए। दोनों चीज को मिला के गौ माता की सानी में या गुड़ के पानी में या दलिए में ऐसे मिला के देंगे तो बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, मजे से खाएंगे। ऐसे आप खिलाएंगे तो कभी नहीं खाएंगे वो। वो ऐसे कैसे अच्छा खाते हैं? जब अच्छा, जो गौ ये माता जंगल में विचरण करने जाती है ना, वो नेचुरल हरी हरी ताजा खा लेती है। अब आपने सुखा के इसको बनाया तो सुखाने के बाद तो इसको आपको पीसना पड़ेगा। बिना पीसे हमारी गौ माता ग्रहण नहीं करेंगे। मैंने कच्चा जो है उसको बिना बॉयल करके मैंने पीसना पड़ेगा हाँ, कि बॉयल पीस करना लीजिए इसको पड़ेगा? बढ़िया बढ़िया। पीसने के बाद सानी में मिला दीजिए जो इनका खाना बनाते हैं हम, या दलिया में बना दीजिए, या गुड़ के पानी में मिला के दे सकते हैं। किसी में भी दीजिए। 50 ग्राम हल्दी और 50 ग्राम सवावर हमारी गौ माता के लिए अमृत है। 50 ग्राम गुड़ और 50 ग्राम हल्दी और 50 ग्राम सतावा हल्दी और 50 ग्राम सतावर, ये 2 चीज। अगर और डायरेक्ट गुड़ भी। खिलाना है तो गुड़ मिलाना पड़ेगा, तो उनको टेस्ट आ जाएगा, काढ़ा बन जाएगा बढ़िया उनका। अच्छा अच्छा, ये सभी और पशु ये के लिए आप गाय ये हाँ, आप माई के लिए, माता के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। हाँ, सतावर जो आप आयुर्वेद डॉक्टर साहब से पूछेंगे तो खुद सतावर की शक्ति बता देंगे। वो अद्भुत है। मतलब इतना दूध बढ़ जाएगा आपकी गौ माता का और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ गौ माता 95% जो हमारी गौ माता एकदम स्वस्थ रहती हैं। जब हम बहुत शुरू शुरू में लाए थे, जब एक आध गौ माता को थनेला हुआ तो उसका कभी थनेला भी नहीं हुआ। इनको कोई तकलीफ भी नहीं रहती है। हाँ, चोट लग जाती है जब गौ माता को, तो थोड़ा बहुत कभी ऐसा हमको, मतलब देसी इलाज हम कर लेते हैं। लेकिन जब कीड़े ज्यादा लग जाते हैं उस समय थोड़ा सा पेट्रोल डाल के सफाई करके हमको स्प्रे मारना पड़ता है। नहीं तो 90% हमारा हल्दी से, क्योंकि वो सबसे अच्छी एंटीसेप्टिक चीजें रहती है। हमारी गौ माता 95% बहुत स्वस्थ रहती है, खुश रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं और बहुत मजेदार रहती हैं। तो इसलिए हमको, और देसी गौ माता वैसी रोग प्रतिरोध क्षमता है। देखिए, खुशी सबसे बड़ी दवा है। गौ माता अगर खुले में विचरण कर रही है, घूम रही है या बंद के नहीं रखी, तो अपने आप इतनी खुश होगी और आपके यहाँ का वास्तु दोष भी ठीक हो जाएगा। और वहीं गौ माता को आप बहुत दुखी से रख रहे हो तो वो नुकसानदेह भी है। इसलिए हमको गौ माता को कोशिश ये करना है कि हम खुला रखें, चाहे थोड़ा सा एरिया में हो। जितना ये विचरण करेगी, मस्ती से घूमेगी। क्योंकि आप खुद को देख लीजिए ना, अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, मतलब एक रस्सी बांध के, तो आपको कैसा लगेगा? तो सेम हमारी गौ माता के साथ खुश रहेंगी तो सबसे ज्यादा स्वस्थ रहेंगी। और थोड़ा सा ये आयुर्वेद चीजें लेंगी तो बहुत स्वस्थ रह सकती है। जी। बहुत बहुत गौ धन्यवाद सर। भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए, और आपका उत्तर मिला। और इस क्रम में जबकि हम 8:30 की तरफ बढ़ रहे हैं और योगाहार की सभी आदरणीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। और जब मैं आदरणीय शरद वर्मा जी के इस आइकन को देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि आ, आज हमारी जो अंकित मालू जी हैं और आदरणीय शरद वर्मा जी हैं, दोनों आदरणीयों का संवाद होना जरूरी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय वर्मा सर। जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज के हमारे मुख्य अतिथि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। और आज हम मुख्य अतिथि जी को बताएं कि आज हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है अभी, और वोटिंग हो रही है मध्य प्रदेश में, और सभी लोग गांव के वोटिंग कर रहे हैं। और आपकी जो आपने गाय माता की जो घंटी की ध्वनि सुनाई, वो बहुत ही आत्मिक ध्वनि है। और आपको ये जैविक खेती करने में कब आपको ऐसी कोई विशेष परेशानी आई, जब आपको लगा कि यार ये, मतलब ऐसा आपको हिलता हुआ महसूस हुआ? देखिए भाई साहब, अगर जिसके पास गौ माता है जी, और कहते हैं संकल्प से शक्ति, संकल्प से सिद्धि, अगर आपको विश्वास है
हमारे दिमाग में एक मार्केटिंग भर दी गई है कि पानी मतलब बिस्लेरी, ठंडा मतलब पेप्सी, कोको कोला और खेती मतलब यूरिया, डीएपी। अगर जी आपके पास गऊ माता है और गोबर को आप सही तरीके से ऐसे छाव में रख के सही तरीके से आप योजनाबद्ध काम करें, और दूसरा जी अगर आपके पास देसी बीज है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको गई बीज की। पहले हमने हाइब्रिड बीज लगाए, हमको मिला तो पैदावार ठीक, लेकिन हर साल हमको नया खरीदना पड़ता था। और हाइब्रिड बीज में वो शक्ति नहीं होती है, वो एक लिमिट ही है। लेकिन देसी बीज में ये ताकत है कि अगर आपको सही देसी बीज मिल गया और आपने 1-2 साल मेहनत करके उसको सही तरीके से बना लिया, तो आपको तकलीफ भी नहीं जाएगी, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। इसलिए हमारे पास, और जहां हम बैल खेती करते हैं तो वहां तो हमको खरपतवार की भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। तो छोटे मॉडल के हिसाब से जो छोटे किसान है उनके लिए, तो अगर उनके पास बैल और गाय है तो वो बहुत अच्छे से खेती कर सकते हैं भाई साहब। और बीज देसी होना चाहिए, इसका ये बेसिक चीज है। खुद का खाद, खुद की बीज, उर्जत मिट्टी, उत्तम स्वास्थ्य में ये है। और खरपतवार की हमें प्रॉब्लम जाती थी धान में, तो हमने कीचड़ मचा के चालू कर दिए, दताड़ी उल्टी करके जब हमने बैल चलाए तो हमारी धान की कमर टूटी, तो जो 4 फंसे तोड़ता था वो 10-10 फंसे तोड़ने लगा। तो इसमें मेन चीज यही है कि आपको गाय बैल अगर आपके पास है, हम अभी एक जगह 25 एकड़ खेती कर रहे हैं, वहां पूरी बैल से कर रहे हैं, इतनी जबरदस्त खेती हो रही है। तो बैल हमारे पास होना चाहिए। बैल नहीं है और गाय नहीं है तो आप प्राकृतिक खेती कर ही नहीं सकते। बहुत बिना गाय बढ़िया। की खेती नहीं हो सकती भाई साहब। जी जी। आप हमको इसमें जैसे 2 चीजें और बताइए कि जी आप खरपतवार कैसे कंट्रोल करते हैं? जैसे सब्जियों में है, आपकी गेहूं में आते हैं खरपतवार, वो देखिए कैसे इसमें कंट्रोल करते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करते देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा जो गौमूत्र है उसमें हैं? जी प्राकृतिक तौर पे 2.5% नाइट्रोजन एमोनिया के फॉर्म में है। तो अगर आपने सुबह सुबह गौ माता को उठाया और उसका गौमूत्र उसने त्याग करी, उसको आपने लिए 20 लीटर गौमूत्र या 10 लीटर गौमूत्र आपने 200 लीटर टंकी में भरे, या अगर जी आप कुएं से पानी दे रहे हैं तो कुएं में डाल दिया आपने, और वो जी पानी जब जमीन में जाएगा तो सबसे अच्छा स्रोत है नाइट्रोजन का और सल्फर का। तो हमारी जी वैसे ही उसकी जबरदस्त। और अगर आपने 500 किलो गोबर डाल दिए तो फिर तो जी नाइट्रोजन की कमी आपको होना ही नहीं। इतनी ज्यादा आपका हरा कच गेहूं दिखेगा। जो ये अभी आप देखते हैं यूरिया डालते हैं तो नियोन टाइप का एक अलग टाइप का हरा कलर दिखता है, लेकिन जी ये गोबर खाद और अगर आपने गौमूत्र का स्प्रे सही तरीके से किए तो आप ये मान के चलिए कि आपका एकदम हरा कच गेहूं दिखेगा, पहली चीज। दूसरी जी चीज, खरपतवार में अगर आपके पास बैल है तो आप डोरा चला दीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। तीसरा, सब्जियों में हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक खेती के 4 नियम है या 4 पिलर है या 4 शिखा है या बेस है। पहला है पोषण देना, जो गोबर गौमूत्र से देते हैं हम लोग। दूसरा है बीजामृत, देसी बीज होना चाहिए और बीज का संस्कार करना चाहिए हमें अच्छे से गौमूत्र और चूना द्वारा। और तीसरा है हमारा अच्छा दान। अब अच्छा दान क्या है? अच्छा दान मतलब कि अब जैसे धान कटी तो इसका जो पैरा है हमने जमीन में बिछा दी है और उसके बीच में सब्जी लगा दी है, तो 90% कचरा आपका वैसे ही हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। और पानी जो आप सब्जी में हर 2 दिन में दे रहे हो तो आप 10 दिन में भी एक बार दोगे तो सब्जी में पैदावार मिलेगी। और चौथा है वापसा, मतलब हमको घर बना के सब्जी जी लगाना है। तो अगर हमने शुरू में एक बार मेहनत कर ली है नेचुरल, अगर हमने पन्नी की जगह अगर हमने ये वाला कर लिए तो इतनी अच्छी आपको पैदावार मिलेगी और इतना बड़ा साइज मिलेगा सब्जी का कि आप सोच नहीं सकते। तो इसमें अच्छा ही दान कर सकते हैं हम। अच्छा दान अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको एक बार निंदाई कराना पड़ेगा थोड़ा सा, वो आपको जो आजकल हल्की हल्की मशीनें आ गई हैं उससे आप उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा तो बैल का डोरा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दी सर जैसे जी। आपने कहा गोबर और गोमूत्र, तो क्या ताजा गोबर भी चला सकते हैं? देखिए ताजा गोबर जो हम पानी का घोल बनाएंगे ना वो ताजे गोबर से बनाते हैं, उसमें हमको ताजे गोबर चाहिए। अगर आप सूखा या धूप में रखा हुआ गोबर लेंगे तो नष्ट हो चुका है, वो उसमें कोई मतलब नहीं है। हमको ताजा गोबर लेना है। और जो हमारा गौशाला वाला गोबर है उसको गोबर को हम तुरंत हमको छांव में डालना है, धूप नहीं पड़ना चाहिए गोबर में। बस धूप पड़ी और गोबर सूर्य 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 की शक्ति उसका पूरा अक्स खींच लेती है। चाहे गौमूत्र हो चाहे गोबर हो, हमको धूप में नहीं रखना है। और ताजे गोबर में ही हमको घोल बनाना है। 10 लीटर आप ताजा गोबर लीजिए, 10 लीटर गौमूत्र लीजिए। और अगर स्प्रे करने में आपको प्रॉब्लम जा रही तो गोबर को एक सूती कपड़े में बांध के आप 10 किलो भिगो दीजिए और फिर उसमें गुड़ डाल दीजिए, उसकी शक्ति बढ़ा के फिर उसका स्प्रे कीजिए, अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे आपको।
लेकिन आपको पैदावार अगर जबरदस्त चाहिए तो 500 किलो शुरू के 3 साल आपको गोबर खाद डालनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपको वो पैदावार नहीं मिल पाएगी। आप बोलेंगे यार 4 ही कुंटल पैदा हुआ और 5 ही कुंटल गेहूं पैदा हुआ, भैया कुछ भी बताते हैं। इसलिए हमको 500 किलो गोबर, क्योंकि लिक्विड डाइट से हम कितना पेट भरेंगे। अगर आपको रोज नारियल पानी और मौसम्बी का जूस मिलेगा तो आपकी आत्मा उतनी तरफ नहीं होगी, थोड़ा सा सॉलिड तो आपको चाहिए ही, क्योंकि धरती हमारी यूरिया डीएपी डाल के कमजोर हो चुकी है। और 4 साल बाद फिर तो आप सिर्फ गोबर का घोल भी देंगे तो इतनी अच्छी पैदावार मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते। बहुत अच्छा। इसमें जैसे पानी का भी मुख्य अतिथि पूछना चाहूंगा, पानी का भी असर होता है क्या? जैसे पानी ट्यूबवेल का देते हैं, अपना नदियों का देते हैं, या फिर ऊपर का पानी जो एकत्रित करके स्प्रे करते हैं? देखिए उसका बारिश का बहुत पानी इकट्ठा कर लिया हाँ और देखिए फिर उसका स्प्रे। बहुत असर होता है। बरसात वाला जो पानी होता है तो बापसा होता है, जमीन गर्म होती है और बरसात होती है तो एकदम से पेड़ पौधे उग जाते हैं। बापसा मतलब हमारी जमीन में 3 चूड़ी होती है, ऐसी पानी गिरता है और इन 3 चूड़ी और इसके बीच में हवा होती है। जैसे एक चूड़ी है, फिर दूसरी चूड़ी, फिर बीच में हवा। तो जब ये 3 चूड़ी में पानी भरता है, भाप बनता है, तो हवा एकदम से पेड़ पौधे हमारे बहुत स्पीड से बढ़ते हैं। और क्या कहते हैं, अगर हम धरती माता का पानी निकालेंगे तो पीएच हमारा खराब होगा और बहुत ज्यादा पानी हमको लगता है, और अलग अलग जगह के पानी में नमक और ये सब चीजें पाई जाती है। तीसरा, अगर हम संग्रहण करके पानी डालते हैं या कुएं का डालते हैं तो ये प्राकृतिक स्रोत में मीठा भी होता है, तो ये बहुत ज्यादा फायदा करता है और कम भी लगता है। प्राकृतिक खेती में पानी कम, तो कुएं का पानी बहुत अच्छा है, बरसात का सर्वश्रेष्ठ है। बोर का मजबूरी के जब हमारे पास है ही नहीं तो कम से कम हम उपयोग करें। हमने हमारे खेत में 8 छोटे छोटे गड्ढे बनाए हैं, 8-8 फीट के, 10-10 फीट के, उसमें पानी का पूरा संग्रहण होता है। और 4 बड़े बड़े हमने तालाब जैसे बनाए हैं खोद खोद के। तो हमारी 25 एकड़ की जमीन में आपको 12 जगह ऐसे ट्रंच मिलेंगे जिसमें पानी इकट्ठा होता है। हमको गेहूं में भी ये 2 पानी उपयोग हो जाता है और हमारे 2 गेहूं में पानी हो जाता है। तो हम बहुत कम पानी से खेती करते हैं। एक बोर है हमारे, उसमें जब बहुत मजबूरी हो जाती है तो हम लास्ट में बहुत ना के बराबर उसका उपयोग करते हैं। जी ओम, बहुत अच्छा। जी जी आदरणीय, धन्यवाद। और आपकी वार्ता और संवाद को देखकर ये लगता है कि ये वार्ता, ये संवाद निरंतर होना चाहिए, लगातार बना रहे। तो मैं इस वास्ते आदरणीय सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि जी आदरणीय अंकित मालव जी को पुनः आने वाले नजदीक के समय में बुलाया जाए या बुलाएंगे हम, ताकि हम आगे की बहुत सारी बातें, इनके अनुभव और इनकी जो प्रेरणादायक वार्तालाप है, इनको फिर से सुन सकें। और अब समय इजाजत दे रहा है कि हम अगली कक्षा में यानी कल मिलेंगे। तो इस क्रम में, जबकि आज हम श्री अंकित मालव जी की क्लास में, उनकी पाठशाला में योगहार के मंच की थ्रू एकत्रित हुए हैं, और आज आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी ने हमें योग कराया। मैं आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद इन शब्दों में करूंगा कि जो एक यजुर्वेद की पंक्ति है कि ज्ञातम चमे शुचस्मे प्रचुशुचस्मे शम चत्मे लयस्मे यज्ञेन कल्पताम। May we acquire the knowledge of science, the sources of agriculture and the power of overcome worldly obstacles। हमें ज्ञान और विज्ञान क्षमता, कृषि के साधन और सांस्कृतिक बाधाओं से मिलकर के निवृत्त होने की क्षमताएं प्राप्त हों। इन्हीं के शब्दों के साथ आदरणीय सभी सदस्यों के माध्यम से आज के मुख्य अतिथि जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कि इन शब्दों के साथ कि हम आपको पुनः आह्वान करेंगे कि आप आए और इस मंच से लगातार जुड़े रहें, ताकि हम मिल करके जो कृषि में आ रही बाधाओं को गौ माता की कृपा से निर्मूल कर सकें और हम स्वस्थ रह सकें, हम समृद्ध हो सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आज से उपस्थित आदरणीय सभी सदस्य जो अभी उपस्थित हैं और जो लेफ्ट हो गए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस क्रम में पतंजलि और उसकी शाखाएं, उपशाखाएं, और उसमें आदरणीय श्री मुन्नीलाल जी भाई साहब, आदरणीय रंजना बहन जी, और आज की हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अंकित मालव जी,
आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश सराय जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय डॉक्टर सुनील कुमार नायक जी, आदरणीय बहन कल्पना कोटले जी, आदरणीय कृष्ण कुमार माथुर जी, आदरणीय कृष्णा सिंह जी और आदरणीय नीलकंठ शाबले जी, आदरणीय ओंकारनाथ जी, आदरणीय प्रीति जोपे जी, आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय रामाधर सर जी, आदरणीय रविचंद मेहरा जी, आदरणीय बहन सविता येलने जी, आपको हमने बहुत दिन से नहीं सुना, जल्दी सुनेंगे। आदरणीय शरद वर्मा सर, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय हमारी सदस्य जो योगाहार रिकॉर्डिंग टीम से हैं, और साथ में आदरणीय पवन कुमार सर जी, और जिन लोगों के मैं नाम नहीं ले सका उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः पुनः आज के मुख्य अतिथि जी और आज के योग शिक्षक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अलग से भी आपसे फोन करेंगे। प्रणाम,